ओके, सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी जो शियर स्ट्रेसेस होती है इन बेंडिंग ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्सेस, यूडीएल हो सकता है, यूवीएल हो सकता है, पॉइंट फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो हमने फाइनली एक आउटकम निकाला था, उम्मीद है आपको याद होगा, टाउ। हमने ये निकाला था टाउ एट y इक्वल टू s इनटू ay बार अपॉन INA इनटू v, ठीक है। तो यहां से हमने ये आउटकम निकाला कि पर्टिकुलर फाइबर पर जो कि डिस्टेंस है y बार फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, जहां हमने ay बार के हिसाब से वैल्यू ली थी, ठीक है। आपको याद होगा s into ay बार, s क्या था, एक जो शियर फोर्स होता है एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, जो शियर फोर्स है, जैसे x1 सेक्शन काटा था, साथ ही ay बार था हमारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ये दोनों एक साथ रिलेट करते हैं, ay बार इज द रिलेटेड विद द वन टू ईच अदर। कैसे? क्योंकि हमने बात की थी कि a into y बार ये कहां से निकल के आया था, इंटीग्रेशन ऑफ y into dA से। तो इन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। जैसे INA में हमारे पास BD स्क्वायर बाय 6 होता है, ठीक है, सॉरी BD क्यूब बाय 12 होता है, तो उसमें B एंड D एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये यही सारी चीजें यहाँ पर इंटीग्रेशन y dA में है, ठीक है। वहां पर y स्क्वायर dA, वहां पर भी एरिया एंड जो डिस्टेंस होती है वो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है। यहाँ पर भी सेम चीज है। तो ay बार इंडिविजुअल थिंग्स नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। साथ ही b क्या है, b है उस पर्टिकुलर फाइबर की विड्थ, उस पर्टिकुलर फाइबर की विड्थ, ठीक है। ये विड्थ हमारी, अगर मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन काटा था तो हर एक फाइबर की सेम थी, बट ये बेसिकली क्या है, फाइबर की विड्थ है, जो भी आपने फाइबर काटा है, ठीक है, जिस फाइबर की स्टडी कर रहे हो उसकी विड्थ है। और INA क्या है, INA उस पूरे क्रॉस सेक्शन का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, पूरे क्रॉस सेक्शन का। ऐसे ही ay बार जो है उस पर्टिकुलर फाइबर की फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। जबकि ये INA क्या है, INA है पूरे क्रॉस सेक्शन का। तो क्या INA और ay बार के बारे में आपसे पूछता हूं, क्या मेरा जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है? प्लीज ये आंसर दीजिए जो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या मेरा फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, कोई सा भी क्रॉस सेक्शन लेके चलो, मैं रेक्टेंगुलर ले लिया, ट्रायंगुलर ले लिया, सर्कुलर ले लिया, फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, पर्टिकुलर का मतलब अगर मैं रेक्टेंगुलर ले रहा हूं, तो क्या मेरा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया चेंज हो सकता है? यस और नो, आंसर दीजिए। क्या मेरा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया चेंज हो सकता है? यस और नो, फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन? नो, क्लियर है। क्या मेरा, अब क्वेश्चन सुनिएगा, क्या मेरा फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, कौन से के लिए, इसके लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, क्या मेरा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया चेंज हो सकता है? क्या मेरा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया चेंज होता है? यस, है ना। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ के चलना है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, a into y बार, y INA क्या है, BD स्क्वायर बाय 12, BD क्यूब बाय 12, ठीक है, अगर रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। तो ay बार हमारा चेंज हो सकता है अगर हम फाइबर की डिस्टेंसेस को चेंज करें। अगर हम फाइबर को यहां पर ना लेके यहां ले लें या फिर यहां ले लें, तो वो हमारा ay बार चेंज करेगा, ठीक है। विड्थ क्या चेंज हो सकती है? यस और नो, विड्थ चेंज हो सकती है फाइबर की। चेक करो यहाँ पर, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में विड्थ कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ट्रायंगुलर में विड्थ चेंज नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ट्रायंगुलर में विड्थ चेंज हो सकती है, सर्कुलर में विड्थ चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही हैं, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आगे चले फिर। उम्मीद है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया था आपको कि ट्रायंगुलर का मुझे यहाँ पर वैल्यूज बताइएगा एंड जो रिलेशन है वो ड्राइव करना, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, यहाँ पर पहले ही मैंने वर्किंग की हुई है, ठीक है, तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। आपने भी इसको सोल्व किया होगा उम्मीद है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन में मैंने लास्ट क्लास में हिंट भी दिया था आपको, ठीक है, क्या कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन लेना और उस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में जो y है वो यहाँ से मेजर करना, y जो है अपनी तरफ से यहाँ से मेजर करना। बट जो हमारे पास ay बार है उसमें ये जो y बार वाला टर्म होता है वो होता है न्यूट्रल एक्सिस से। तो आप, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप अपने हिसाब से y यहाँ से मेजर कर सकते हो, बट जो y बार लिखोगे वो y के टर्म्स में आप ये डिस्टेंस लिखोगे। ए वाई बार, समझो मेरी बात को, ए वाई बार क्या है, मेरा न्यूट्रल एक्सिस से वो फाइबर की डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस से, सॉरी, उस फाइबर के ऊपर के जो क्रॉस सेक्शन है उसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस होती है वाई बार, है ना। लास्ट क्लास में समझाया था वाई बार क्या होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में
आपने क्या किया, एक हैच सेक्शन काट लिया, आपने एक छोटा सा हैच सेक्शन काट लिया ऊपर से, जिससे कि ट्रायंगुलर शेप मिले। अगर आप ये वाला सेक्शन लेके चलोगे, न्यूट्रल एक्सेस से सेक्शन लेके चलोगे या कुछ इस तरह की चीजें लेके चलोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। आप क्या लेके चले, एक फाइबर लेके चले, फाइबर से ऊपर का ही तो सेक्शन आप लेते हैं, फ्री जो एलिमेंट है आपके पास, फ्री जो फाइबर है वो ये वाला है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप में। तो इस ट्रायंगुलर शेप में जो फ्री फाइबर है उससे नीचे नीचे जिस फाइबर की स्टडी हो रही है वहां तक क्या लेते हैं, एक हैच सेक्शन, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपको पता है पिछली क्लास में हमने y यहां से मेजर किया था, बट जरूरत नहीं है, आप यहां पर y यहां से मेजर करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, आप y को यहां से मेजर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आपने y एक आर्बिट्रेरी चीज है, जबकि डेफिनेशन जो a y बार की है वो है न्यूट्रल एक्सिस से, तो हम वहां पर न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, वहां से यहां से नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने y को इस डायरेक्शन में लिखा, तो y मेरी यहां से यहां तक थी, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा जहां से मुझे y बार चाहिए, समझ लो, जहां से मुझे y बार चाहिए, y बार मेरा यहां से नहीं है, यहां से, जहां से मुझे y बार चाहिए वो है सेंट्रोइड, कितना होगा 2y/3 ऊपर से, और यहाँ की डिस्टेंस होगी y/3, हमें चाहिए ये टोटल डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये प्लस ये वाली जो डिस्टेंस है एंड प्लस में ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से हम इस चीज को देख सकते हैं, मैंने पहले y बार को ही देख लीजिए, तो 2/3h, h टोटल हाइट है उसका 2/3 पर कहां होगा, यहां पर होगा, दिस इज द 2/3h, ये कितना है हमारा 2h/3 वाला डिस्टेंस, तो 2h/3 वाले डिस्टेंस में से, समझिएगा, 2h/3 वाले डिस्टेंस में से अगर मैं ये डिस्टेंस घटा दूं, y डिस्टेंस घटा दूं, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी जो मुझे चाहिए थी, मान लीजिए ये मुझे जो चाहिए थे उसमें से क्या हुआ, 2/3h में से y घटा दे तो ये आ गई, यहां से यहां तक जो ब्लू कलर से दिखा रखा है, प्लस में मुझे क्या जोड़ना होगा, y/3 जो दिख रहा है, प्लस में y/3, यही मेरा क्या दिखाएगा, y बार, मुझे इक्वेशन में y बार चाहिए था, तो y बार क्या मिल गया मुझे, 2h/3 माइनस y प्लस y/3, सो आउटकम विल बी 2/3h माइनस y। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, y बार की वैल्यू समझ में आ गई, y बार क्लियर है, कोई दिक्कत है, अभी ऊपर के एरियाज एंड नीचे के बारे में बात करूंगा, ठीक है, यहाँ तक की बात होगी क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहले लेट CD be the fiber from the apex O at a distance y, है ये चीज तो मैंने समझा दी, साथ ही जैसे कि 4h, अगर हाइट h की बात करूं तो विड्थ कितनी है b, अगर हाइट h की बात करूं यहां से 0 o से हाइट h पर b है विड्थ, अगर o से y डिस्टेंस की बात करूं तो विड्थ है y चेन, और उसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, b1, तो 4y क्या है हमारी विड्थ, b1, 4y डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स O क्या है, हमारे फाइबर की विड्थ b1, तो b1 एंड b इनमें कुछ रिलेशन आ रहा है हमारा, कैसा, लीनियर, आपको दिख रहा होगा, मुझे b1 की टर्मिनोलॉजी चाहिए किसके टर्म्स में, b और h के टर्म्स में एंड y के टर्म्स में, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा विड्थ बढ़ेगा, ये चीज क्लियर हो रही है। मैंने आपको एलिमेंट्री मेथड समझाया भी था, यूवीएल में हम जनरली किया करते थे, यूवीएल में कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होती थी वो WLYX हुआ करती थी, ये चीज याद है ना, ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, एलिमेंट्री मेथड लगा के, क्या कि b1 की वैल्यू क्या होगी, BYH इनटू में y, b1 की वैल्यू क्या होगी, BYH इनटू में y, छोटा सा काम मैंने आपको छोड़ दिया है, यहाँ ट्रायंगल बनाओ और इसके हिसाब से आंसर निकालो, जैसे एलिमेंट्री मेथड हम यहाँ लगाते थे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, गुड, ठीक। उसके बाद ये b1 इक्वल टू BY/H आ गया, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे b1 बढ़ेगा, मतलब लीनियर है, ठीक है, इसकी पावर 1 है। एरिया ऑफ द हैच्ड पोर्शन कितना होगा, 1/2 y into b1, 1/2 y into b1, ये हो गया, तो 1/2 by² हो गया, क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई, अब a y बार हमें कैलकुलेशन में चाहिए, मुझे पता है a y बार, तो a y बार क्या होगा, इसका एरिया इनटू जो हमने y बार निकाला था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ तक ये फाइनल आंसर निकाले, by² into h minus y। अपोन में क्या होता है, अपोन में होता है b1 भी तो वेरिएबल है, यहाँ पर p कांस्टेंट है, फॉर ए पर्टिकुलर लोड एट ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन p की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, अगर पॉइंट लोड है तो p ही होगा, in कांस्टेंट होगा फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, सही है, जो प्रिज्मेटिक मानेंगे तो ट्रायंगल हर जगह ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो in होगा, ठीक है। मेन चीज क्या चीज चेंज हो रही है, a y बार अपॉन b1, तो a y बार अपॉन b1 मैंने अकेला निकाल लिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, b1 की वैल्यू फिर से by/h रखी, ये पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है, by/h रखी तो 1/3 y/h माइनस y², ये इसका आउटकम आया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, बस ये जो फाइनल आउटकम निकाला मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से मेरे पास आंसर निकल के आया फॉर अ ट्रायंगुलर सेक्शन दिस,
फॉर अ ट्रायंगुलर सेक्शन जो मेरे पास फाइनल आउटकम निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है टाउ एट अ पर्टिकुलर y, टाउ एट अ पर्टिकुलर y। अब यहाँ पर एक गलती मत करना, जो ये फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है वो y के डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहा है, यहां से। जो ये फॉर्मूला है इसमें जब y वैल्यू रखोगे तो न्यूट्रल एक्सिस से नहीं रखोगे, वो कहां से रखोगे, यहां से। बट वो एक्चुअल में दिखा कौन सी चीज को रहा है, वो न्यूट्रल एक्सिस से ही इफेक्ट को दिखा रहा है, क्योंकि उसमें हम a y बार रख चुके हैं और y बार न्यूट्रल एक्सिस से होता है, समझ रहे हो। तो मतलब अगर ऊपर से आप सबसे ऊपर वाले फाइबर को देख रहे हो तो सबसे ऊपर वाले फाइबर के लिए y इक्वल टू हो जाएगा 0, सबसे ऊपर वाले फाइबर के लिए इस इक्वेशन में रखोगे तो y 0 है, जबकि अभी तक हम y की वैल्यू कहां से मेजर करते थे, न्यूट्रल एक्सिस से, मतलब y की वैल्यू 2hy3 ऐसे हम लिखते थे अभी तक। तो यहाँ इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए मैंने अपेक्स से डिस्टेंस ली है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर न्यूट्रल एक्सिस से y नहीं निकाला तो ऐसे आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। y अगर आप यहाँ से मेजर करोगे तब भी आंसर सही आ जाएगा, बट उसका थोड़ा ये नहीं होगा, कुछ अलग होगा, बट होगा अभी भी पैराबोलिक, ठीक है। तो उस सेंस में आपके पास y की वैल्यू अगर 0 है तो ये, और अगर y की वैल्यू 2hy3 है तो ये न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। y की वैल्यू अगर 2hy3 लिखोगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक आ गया टाउ एट y, ये y बेसिकली क्या है, y है वहां से, कहां से, यहां से, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, 2hy3 माइनस y का सेंस यहां पर हम लेके चल सकते हैं, जो पुरानी नॉलेज है उसके हिसाब से, ठीक है। चलो इस चीज को अभी यहाँ पर रहने देते हैं, ये वाली चीज हो गई हमारी कंप्लीट। अब इस टाउ की वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए हमारे पास क्या पर्पस होना चाहिए, यहाँ पर वेरिएशन किसमें हो रहा है, a y बार अपॉन b1 में, p अपॉन in में फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन सेम है, सो a y बार अपॉन b1 जो है वो चेंज हो सकता है। इसी की अगर मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लें फॉर अ पर्टिकुलर y, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें इससे हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू हमारी टाउ की भी वैल्यू क्या देगी, मैक्सिमम। ये अगर मैक्सिमम निकाल ले तो टाउ भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। सो फॉर टाउ मैक्सिमम where ay bar upon b1 should be maximum, for tau maximum क्या होना चाहिए, ay bar upon b1 should be maximum। अब वही पुराना मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर याद कीजिए स्कूल लेवल से, तो d upon dy of this part should be equal to 0, ठीक है। d upon dy for this part should be equal to 0, जैसे z के बारे में समझा था dz upon dv equal to 0, तो ऐसे यहाँ पर इस चीज को 0 के इक्वेट किया, तो फाइनली जब हम इसकी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है ये वाली चीज, तो ये क्या हुआ कि a y बार अपॉन b1 कितना आया था हमारा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a y बार अपॉन b1 ये है 1/3 yh माइनस y स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा, यहाँ पर बचेगा h माइनस यहाँ पर बचेगा 2y इक्वल टू क्या लिखोगे 0, 1/3 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यहाँ से आंसर आया y इक्वल टू hy2, ठीक है। तो y इक्वल टू hy2 बेसिकली कौन सा फाइबर है, मेन चीज ये समझो, y इक्वल टू hy2 बेसिकली कौन सा फाइबर है, तो वो फाइबर है जहां पर h की जहां पर y की वैल्यू क्या है hy2, जहां पर y की वैल्यू है hy2, मतलब मिडिल फाइबर, इस पूरी हाइट का मिडिल फाइबर। ये जो फाइबर है इसकी स्टडी है मेरी टाउ मैक्स की, समझ रहे हो, ये जो फाइबर है इसकी स्टडी है टाउ मैक्स की। टाउ एन पर मैक्सिमम नहीं मिल रहा, अभी तक जितनी भी सिमेट्रिकल फिगर थी, याद करो जितनी सिमेट्रिकल फिगर थी उसमें टाउ मैक्सिमम कहां था, टाउ एन पर, जबकि यहाँ टाउ मैक्स कहां मिल रहा है, मिडिल फाइबर पर, ना कि न्यूट्रल एक्सिस पर। तो हमने टाउ मैक्स की वैल्यू निकाली h y इक्वल टू hy2 रख दी, देखो y इक्वल टू hy2 पर a y मैक्सिमम होगा, सो टाउ मैक्सिमम होगा, तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू y की वैल्यू hy2 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से निकल के 3pybh, ये निकल के आया 3pybh। तो इस 3pybh को मैंने क्या किया, bh/2 कर लिया, 3/2 कर लिया अपनी तरफ से। यहाँ bh/2 का एक अलग सिग्निफिकेंस बन रहा है, क्या है bh/2 क्या है, होल क्रॉस सेक्शन का एरिया, होल क्रॉस सेक्शन का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, होल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसे क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था p अपॉन a अगर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में लिखूं तो ये मैग्नीट्यूड में टाउ एवरेज देता है, जबकि टाउ एवरेज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। मैग्नीट्यूड में अगर हम p अपॉन a कर दें, क्रॉस सेक्शन पर फोर्स लगा और पैरेलल हमने एरिया निकाल लिया, तो p अपॉन a दैट इज द टाउ एवरेज। सो यहाँ पर 3/2 टाउ एवरेज आ जाता है। आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक रिलेशन बनवाया था टाउ मैक्स इक्वल टू k इनटू टाउ एवरेज। तो जनरली आपसे क्वेश्चन कभी-कभी ट्रायंगुलर के सेंस में पूछा जाता है, तो k की वैल्यू ट्रायंगुलर के लिए भी क्या है 3/2, बट यहाँ टाउ मैक्सिमम है, यहाँ टाउ मैक्सिमम है, टाउ na नहीं है। अगर यहाँ क्वेश्चन में टाउ na पूछा हुआ है कि टाउ na कितने टाइम्स होता है टाउ एवरेज के, तो वो मेरा 3/2 नहीं है, ठीक है। ट्रायंगुलर के सेंस में वो 3/2 नहीं होता है टाउ na, ठीक है। रेक्टेंगुलर के सेंस में 3/2 होता है, सर्कुलर के सेंस में कुछ और होता है, मैंने बताया था आपको 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ na की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए फिर से हमने
यहाँ पर वैल्यू निकाली। Na का मतलब क्या होगा, Na के लिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, Na के लिए y की वैल्यू कितनी रखोगे इस फॉर्मूले में, Na के लिए y की वैल्यू कितनी रखोगे, Na के लिए 2h/3, ठीक है, 0 तो नहीं रखोगे ना, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर Na के लिए 2h/3 रखोगे, जबकि पहले डेरिवेशन में रेक्टेंगल वगैरह में Na के लिए y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, क्योंकि हम Na से ही मेजर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर टाउ एट Na मतलब y 2h/3 कैलकुलेट किया, आंसर क्या निकल के आया, 4/3 टाउ एवरेज। मैंने इस चीज को सिंपलीफाई कर लिया bh/2 करके, तो ये टाउ एवरेज निकल के आया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4/3 टाउ एवरेज। टाउ Na इज द फॉर द ट्रायंगुलर 4/3 टाउ एवरेज, ठीक है। यहाँ पर ये फिगर कैसे बन के आएगा, अब फिगर 4 देख लेते हैं। यहाँ ये फिगर कैसे बन के आएगा इसका, ये मेरी रेफरेंस हो गई, ठीक है। इस रेफरेंस पर कैसा फिगर बन के आएगा, स्क्वायर है मतलब पैराबोलिक। जब यहाँ की बात करेंगे y इक्वल टू 0 पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, इसका मतलब यहाँ पर वैसे भी फ्री फाइबर पर क्या होता है, 0। ऐसे ही नीचे वाले फ्री फाइबर पर क्या होगा, 0। याद है ना, मैंने फ्री फाइबर का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, जो ऊपर एटमॉस्फेयर से, जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। यहाँ जो मैक्सिमम आएगी वो यहाँ पर आएगी मिड फाइबर पर, तो मिड फाइबर पर थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर मिड फाइबर पर क्या है, ये मैक्सिमम। सो पैराबोला के साथ में मैक्सिमम अगर जाएगा तो ये बनेगा, ठीक है। तो पैराबोला में मैक्सिमम मिल रहा है मुझे यहाँ, टाउ मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 3/2 टाउ एवरेज। जबकि Na पर कितना मिल रहा है, दिस विल बी एट h/2, ठीक है। और यहाँ पर ये है, दिस विल बी एट 2h/3। यहाँ से दिस इज द टाउ Na, ये क्या है मेरी टाउ Na, इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3 टाउ एवरेज। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों रिलेशन याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। Na भी पूछ लिया जाता है, टाउ मैक्सिमम भी पूछ लिया जाता है, क्लियर है, टाउ मैक्सिमम एंड टाउ Na, ठीक, बहुत बढ़िया। बताइए जल्दी से, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर है या नहीं, यस और नो, यस, ठीक है, मान सकता हूँ क्लियर है, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर को अच्छे से समझ लिया था। फिर ये काम मुझे एक्चुअली आपसे करवाना था, उम्मीद है आपने किया होगा पहले, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज को वेरीफाई कर चुके होंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। थोड़ी मेहनत आपकी भी थी, मैंने पहले ही बोला था आपसे, ठीक है, कि इस चीज को आप सोल्व करके आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए फिर आगे चलें, आगे चलें, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है शियर स्ट्रेस इन बीम में ही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसका मैंने थोड़ा सा आपको हिंट भी दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ शियर स्ट्रेस इन फ्लैंजेस एंड वेब्स, अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, उम्मीद है आपको याद भी होगा, एक फिगर मैंने बनाया था यहाँ पर, ट्रायंगुलर को भी मैंने छोड़ दिया था। तो अगर चलो मैं यहाँ से रिकैपिचुलेट ही करा लेता हूँ आपको एक चीज। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये चीजें फाइनली आप बताइएगा मुझे, फॉर द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शन, अगर मैं इसका मैं आई सेक्शन, सॉरी, इसका मैं शियर स्ट्रेस फॉर्मेशन दिखाता हूँ, तो क्या बन के आएगा, ऐसा। यहाँ पर टाउ मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू टाउ Na की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 टाउ एवरेज। वेयर टाउ एवरेज क्या होगा, यहाँ पर टाउ एवरेज होगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस फिगर के लिए लेके चला, स्क्वायर रेक्टेंगुलर दोनों सिमिलर मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा फिगर में लेके चला सर्कुलर, सर्कुलर के लिए क्या होगा, इसका फिगर अभी भी यही होगा, ठीक है। यहाँ टाउ मैक्स की जो वैल्यू है, उसकी मैक्स की वैल्यू आ जाती है, ये भी टाउ Na के बराबर होगी, क्योंकि इसका भी न्यूट्रल एक्सिस यही होगा, इसका भी न्यूट्रल एक्सिस यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है 4/3 टाउ एवरेज, where here tau average equal to p upon area 5/4 d square, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास, ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का आउटकम क्या निकल के आ गया यहाँ पर, ये ऐसे, ये है मेरा मैक्सिमम, ठीक है। सो दिस इज द मिड पॉइंट, मिड फाइबर, ठीक है। जबकि जो न्यूट्रल फाइबर है वो यहाँ पर, दिस इज द न्यूट्रल फाइबर, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके हिसाब से जो हमारी टाउ Na है, that is the 4/3 tau average, and this will be tau max, and इसकी वैल्यू है 3/2 tau average, where tau average equal to p upon area। एरिया यहाँ पे क्या है, 1/2 ph, ठीक है। ये फाइनल आउटकम हो गए। अब
ये हो, ये तो चीज ठीक है, दिख गई आपको। अगर मैं आपसे फिगर देता हूं ये वाला, फ्लैंज एंड वेब सेक्शंस, ठीक है, ऐसा कुछ हो या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है, समझिएगा इस चीज को, या फिर ऐसा कुछ हो, तो इसके शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनाओगे, इनके शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनाओगे? तो इसी रिप्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे समझा रहा हूँ। इसी रिप्रेजेंटेशन को, अगर ये टी सेक्शन, आई सेक्शन या प्लस सेक्शन इस टाइप से कुछ है, क्रॉस सेक्शन, तो किस तरह से हम इन चीजों को निकालेंगे? तो फंडामेंटल थिंग समझ लेनी है, उसके बाद आप सारे सेक्शन खुद से निकाल लोगे। फंडामेंटल थिंग समझ लो, क्या फ्लैंज एंड वेब में शियर स्ट्रेसेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल फ्लैंज एंड वेब का कॉम्बिनेशन लेके चला तो वो टी में दिखेगा, आई सेक्शन में डबल हो गया। हम टी के बारे में बात कर लेंगे या सिंपल फ्लैंज एंड वेब के बारे में बात कर लेंगे। तो क्या है, फ्लैंज हमारे लिए ऊपर का हो गया, मान लीजिए ये वाला पार्ट, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, जनरली स्टूडेंट समझ में नहीं आता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर रहती है इस वाले पार्ट में, ठीक है, बट प्लीज इसको थोड़ा फोकस करोगे, मेरी वर्डिंग पर जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऊपर वाला हो गया हमारा फ्लैंज, नीचे वाला हो गया ये वेब, आगे नीचे क्या है, आई है या टी ही बन के रह जाए वो हमें नहीं पता, हम सिंपल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर सोचिएगा, इस वाले सेक्शन में मान लीजिए विड्थ यहाँ की है बी, कैपिटल बी ले ली, ठीक है, इसकी विड्थ मान लीजिए मैंने ले ली स्मॉल बी, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस ले ली मैंने, मान लीजिए टी, ठीक है, इसकी थिकनेस है टी, एग्जांपल के तौर पर, ठीक। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इसमें कहीं न्यूट्रल एक्सेस होगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सेस है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सेस से कॉन्सेप्ट समझिएगा, मेन चीज कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल एक्सेस से आप y को मेजर कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, न्यूट्रल एक्सेस से आप y को मेजर कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। आपको याद है हम जब रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात किया करते थे तो वो न्यूट्रल एक्सेस से हम मेजर किया करते थे y को, ठीक है। अभी हम सिंपल वे में लेके चल रहे हैं y को, तो हमारे पास एक फाइबर का कॉन्सेप्ट आया करता था, क्या, मैंने इस फाइबर पर टाउ पूछी आपसे, तो टाउ एट y मान लीजिए ये वाली, तो टाउ एट y के लिए आप y बार क्या लिया करते थे, टाउ एट y के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लिया करते थे, यहां से ऊपर तक का सारा एरिया, यहां से ऊपर तक का सारा एरिया इनटू में इस फाइबर से ऊपर तक के सारे एरिया का सेंट्रोइड से डिस्टेंस, सेंट्रोइड से न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब y बार। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ करता था, हमारे लिए y बार इंपॉर्टेंट हुआ करता था, याद करो, y बार इंपॉर्टेंट हुआ करता था, y के रेस्पेक्ट में y बार निकल के आता था कि उस y के रेस्पेक्ट में पूरा एरिया लो, उसका y बार निकालो। तो y बार कोई इंडिविजुअल थिंग नहीं है, वो y के ऊपर ही डिपेंड कर रही है कि y कितना, उसके हिसाब से y बार निकल के आएगा। बट ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दिस इज द एरिया, जो भी इसका एरिया है, इनटू में y बार, ये है मेरा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। बस यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को समझो, क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास फ्लैंज है और फ्लैंज में एक मैंने सेक्शन काटा ये वाला, समझिएगा, ये पॉइंट ऐसे मैंने एक फाइबर काटा है ऐसे, थोड़ा सा इस चीज को बारीकी से समझो, एक फाइबर मैंने यहाँ पर ऐसे काटा, ये फाइबर कौन सा है, ये फाइबर adjacent, ये फाइबर adjacent above, then flange and web cutting section, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल अबव है, मतलब एकदम से उससे एडजेसेंट अबव है, कहां से, जहां से हम ये बोल रहे हैं कि फ्लैंज वेब में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और एक फाइबर मैंने यहाँ पर ये काटा, ध्यान से समझो, एक फाइबर मैंने यहाँ पर ये एज्यूम किया, जो क्या है, एडजेसेंट बिलो, दिस इज द एडजेसेंट बिलो, ठीक है। जैसे हम एडजेसेंट राइट एंड एडजेसेंट लेफ्ट बोलते थे, ऐसे ही यहाँ पर एडजेसेंट अबव एंड बिलो बोलते हैं, ठीक है। ये है इस वाले सेक्शन से बिलो। अब एक बात समझिएगा कि यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने मान लीजिए सी ले लिया, या इसको मैंने जैसे ए बी, ये बी तो विड्थ है, इस चीज को हमने मान लीजिए, चलो ठीक है, सी ही ले लो, सी, और यहाँ पर ये डी, ये कोई पॉइंट है, ये विड्थ है, ये पॉइंट है, याद रखिएगा, ये विड्थ में मैंने बी लिया है, जबकि यहाँ पॉइंट है सी। अब एक बात बताइए, अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ, जो कि एडजेसेंट मतलब एक सेक्शन है जो कि जीरो थिकनेस का यहाँ कटा हुआ है, दिस इज द सेक्शन ऑफ जीरो थिकनेस, दिस इज सेक्शन ऑफ जीरो थिकनेस, याद है ना जीरो थिकनेस का कॉन्सेप्ट। तो जीरो थिकनेस के अगर आप एडजेसेंट ऊपर देखोगे
जीरो थिकनेस के सेक्शन के, जो कि यहां से मैंने ऐसे काटा, उसके एडजेसेंट ऊपर देखोगे तो क्या आ चुका है, फ्लैंज या वेब। आंसर दो। इस जीरो थिकनेस के अगर एडजेसेंट ऊपर देखोगे तो क्या आ गया, ऐसे ऊपर देखा तो क्या आ चुका है, फ्लैंज और वेब। समझो इस चीज को और विजुलाइज करके आंसर दो। अगर यहाँ जीरो थिकनेस का एक सेक्शन काटा इन दोनों के बीच में, तो यहां से जैसे ही आपने ऊपर देखा तो क्या देखा, फ्लैंज, ठीक है। और जैसे ही आप एडजेसेंट नीचे देखोगे, इसी जीरो थिकनेस के जिसमें कोई एटम नहीं है, उसके एडजेसेंट नीचे देखोगे तो क्या दिख रहा है, उसके एडजेसेंट नीचे तो क्या दिख रहा है, वेब। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सी किसमें है, जो सी पॉइंट है वो किसमें है, फ्लैंज में। जो डी पॉइंट है वो किसमें है, वेब। बात क्लियर है। सी किससे रिलेट कर रहा है, फ्लैंज से, है ना, और डी किससे रिलेट कर रहा है, वेब से। इसमें कोई दिक्कत उम्मीद नहीं होगी, ठीक है। आपने अभी आंसर भी दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, फॉर दिस सी फाइबर, समझ रहे हो ना, सी फाइबर कौन सा और डी फाइबर कौन सा है, फॉर सी फाइबर ए वाई बार, ठीक है। फॉर सी फाइबर ए वाई बार, जो ए वाई बार इसकी निकलेगी, कौन से निकलेगी, ए वाई बार क्या होती है, ए वाई बार होती है इस फाइबर से ऊपर तक का एरिया, ठीक है, इनटू में वो वाई बार, इनटू में वो वाई बार, ठीक है। मैं इस चीज को यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने मान लीजिए इसका इसका ये सेक्शन एरिया ये हो गया, उसमें से ये पॉइंट हो गया, और इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने इस चीज को यहाँ से ऐसे दिखा दिया, दिस इज द वाई बार, दिस इज द वाई बार। तो ये हो गया मेरे पास ए वाई बार। फॉर सी फाइबर ए वाई बार की वैल्यू मैंने मान लीजिए कुछ एक्स ले ली, ठीक है। ए वाई बार की वैल्यू मैंने क्या ले ली, एक्स ले ली, मान लो एग्जांपल, ठीक है। फॉर सी फाइबर ए वाई बार। अब बताइए फॉर डी फाइबर ए वाई बार क्या होगा, फॉर डी फाइबर ए वाई बार क्या होगा। अब देखते हैं फॉर डी फाइबर ए वाई बार क्या होगा। अब देखते हैं जो आपको मैंने विजुलाइज कराया था उससे आप समझे भी कुछ या नहीं। फॉर डी फाइबर ए वाई बार क्या होगा, मीनाक्षी वेब का हाफ, ओके। और कुछ बताइए, फॉर दी डी फाइबर ए वाई बार क्या होगा। सोचो यार, मैंने यहाँ पर एक वर्ड दिया था आपको x, ठीक है, मैंने एक वर्ड दिया था आपको x, ए वाई बार क्या होगा, x माइनस एक्स बाई टू, ओके। ए वाई बार सोचो जरा, ए वाई बार, ए वाई बार है कुछ चीज, मैंने अभी समझाया भी आपको ए वाई बार क्या होता है। ए वाई बार मैंने फिजिकली आपको लास्ट क्लास समझाया था, ए वाई बार फिजिकली समझाया था, याद होगा, या तो रिवाइज नहीं किया, ठीक है। आंसर मुझे सभी से चाहिए था, जल्दी से बताइए, वाई बार माइनस टी, ओके। और कुछ जल्दी से आंसर दो। ए वाई बार की वैल्यू क्या होगी फॉर द डी फाइबर, न्यूट्रल एक्सिस मैंने शो कर रखी है यार, आंसर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ 2-3 आंसर आए हैं मुझे, और आपने अभी ए वाई बार समझ लिया है, ये सबने बोला था कि हाँ सर हमने ए वाई बार समझ लिया है। तो ए वाई बार का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर कुछ दिखाया है, उसकी वैल्यू के क्या होगी उससे रिलेट करते हुए, x into 3/2, ओके मनीषा, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या और होगा, और क्या होगा आंसर, t/2। यार एक बात बताइए, आप खुद सोचो, t क्या है, थिकनेस है, ठीक है। आप आंसर दे रहे हो t के सेंस में या y बार के सेंस में, तो इसका a y बार की यूनिट क्या आएगी यार, इसी में सोच लो। क्या a y बार की यूनिट आपकी सीधी, a y बार की यूनिट क्या सीधी यहाँ पर t या y या कुछ इस तरह की आएगी, या y माइनस t ऐसे कुछ आ सकता है a y बार की यूनिट, कभी नहीं ना, ठीक है। ठीक है, ये x के टर्म्स में कुछ बता दीजिए ना, मैंने इसीलिए यहाँ पर फॉर सी फाइबर ए वाई बार की वैल्यू x लिख दी, आपको मैंने बहुत सिंपलीफाई कर दिया है, x माइनस dx। बस यही पार्ट अब थोड़ा सा सही जा रहे हो, ठीक है। आप पार्ट थोड़ा सही जा रहे हो, x माइनस dx वाले सेंस मत लेके। चलो यहाँ पर मैंने अभी आपसे समझाया आपको क्या, कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर डिस्टेंस बिल्कुल जी है। आपने जैसे एडजेसेंट ऊपर देखा तो क्या देखा, फ्लैंज दिख रहा है, एडजेसेंट नीचे देखा, डिस्टेंस नहीं मेजर किया आपने, एडजेसेंट नीचे देखा तो वेब दिख रहा है। मतलब सी और डी वो पॉइंट है जो कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट है फ्लैंज का, और डी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेब, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, जीरो थिकनेस का फाइबर, ठीक है। तो सी और डी एडजेसेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अगर सी के लिए आपने ए वाई बार की वैल्यू एक्स ले ली,
ठीक है। इस सी के लिए आपने ए वाई बार की वैल्यू मान लीजिए 100 या x जो भी आप मान के चलो, ये कुछ वैल्यू मैग्नीट्यूड में निकल के आ रही है। वो क्या है फिजिकली क्या है, इस फाइबर से, वर्डिंग ध्यान से समझो, इस फाइबर से ऊपर का हेज्ड एरिया इनटू उस एरिया का सेंट्रोइड से न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, उसके हेज्ड एरिया की सेंट्रोइड की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज दिस सिंपली ए वाई बार। उसकी वैल्यू मैंने कुछ x दे दिया आपको। तो अब यार CD के लिए सोचिए, सॉरी डी फाइबर के लिए सोचिए, डी फाइबर के ऊपर एरिया कितना है, डी फाइबर के ऊपर एरिया कितना है, डी फाइबर के ऊपर एरिया कितना है, ऊपर एरिया के फिर से येलो कलर में नहीं दिख रहा, फिर यही गलती तो आप कर रहे हो। डी फाइबर के ऊपर एरिया कितना है, जितना वो एक्चुअल में सॉलिड मटेरियल। अब आ रहा है ना आंसर मीनाक्षी, सेम x की वैल्यू x के बराबर ही होगी यहाँ पर। कैसे, इस डी पॉइंट के ऊपर का जो फाइबर, ऊपर के जो फाइबर है, मटेरियल है, उसका एरिया कितना है, यही तो है पूरा। ठीक है, dx वाला सेंस हटा दो, dx का सेंस क्या था कि अगर ये बहुत दूर दूर होते तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एडजेसेंट पॉइंट्स लिए हैं, ये मैंने अच्छे समझाया आपको। तो इस डी से ऊपर में एरिया कितना हो गया, यही येलो कलर वाला। इसका सेंट्रोइड फिर से कहां मिलेगा, उसी पॉइंट पर। तो न्यूट्रल एक्सिस से उसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, फिर से y बार। तो a भी सेम, y बार भी सेम, सो आंसर विल बी दी x। सिंपल आंसर था। ठीक है, कहां से कहां पहुंच गए आप, समझ रहे हो इस चीज को, क्लियर हुआ या नहीं, कॉन्सेप्ट समझा, बताओ जल्दी से। इसलिए मैंने कहा था स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आप इस अप्रोच से गए हो जो मैंने समझाया, तो उम्मीद है थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि यहाँ पर सी और डी में हम एडजेसेंट दैट पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, जहां से भाई ऑब्वियस है कि अगर टी सेक्शन बना रहे हो आप, टी सेक्शन बना रहे हो तो ऐसे तो नहीं बनाओगे ना, इसको टी सेक्शन को ऐसे तो नहीं बनाओगे ना, या ऐसे बनाते हो टी सेक्शन, ऐसे तो नहीं बनाते ना टी सेक्शन, जिसमें बी हमारी धीरे 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 चेंज हो रही, ऐसे तो नहीं बनाते ना, सीधा यहां से ऐसे बना देते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट फाइबर की बात हो रही है। क्लियर, बात क्लियर है। चलिए, अगर उम्मीद है यहाँ तक कि समझ में आ गया, तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जो नई चीज मैं बताने जा रहा हूँ उसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्या कि अगर मैं यहाँ पर यहाँ की विड्थ देखो, तो फॉर सी फाइबर विड्थ कितनी है, फॉर सी फाइबर विड्थ कितनी है, इसे मैं B1 बोला तो, या BC बोल दो इसे, BC कितनी है यहाँ पर, फॉर विड्थ मैंने विड्थ को मैं B से ही दिखा रहा हूँ, तो BC कितना है यहाँ पर, BC कितना है, B है ना, कैपिटल B, ये रहा कैपिटल B है ना। और 4D फाइबर मैंने इसका हिंट पहले भी आपको दे रखा है, 4D फाइबर इसकी विड्थ कितनी है, समझ रहे हो, इसमें BD लिखना है, इसे BC लिखना, फिर B के बराबर लिखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लेके चला, तो मैंने अभी क्या बोला था आपसे, मुझे बताना है टाउ एट y, तो टाउ एट y क्या होता है, P into a y बार, ये मैंने पॉइंट फोर्स मान रखा है, अपॉन INA into B, और B एक्चुअल में क्या है, उस विड्थ, उस फाइबर की विड्थ। अब समझिएगा, ये जो y डिस्टेंस है, क्या ये C और D दोनों के डिस्टेंसेस न्यूट्रल एक्सिस से y है या कुछ और है, मुझे आंसर दो। न्यूट्रल एक्सिस से C और D के डिस्टेंसेस y है या कुछ और है, C और D के डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से y है, यस और नो, आंसर दो। C और D दोनों के डिस्टेंसेस न्यूट्रल एक्सिस से y है या यस और नो। कॉन्सेप्ट आपको याद है, 10 मीटर पर हम लेफ्ट देखते थे या आइदर राइट देखते थे, 10 मीटर जो लिखते थे उसे, ऐसे ही यहाँ पर y के अबव देखो या बिलो देखो, y ही तो लिखोगे ना, एडजेसेंट अबव एडजेसेंट बिलो, तो क्या लिखोगे, y लिखोगे। इसका मतलब फॉर एट टाउ एट y अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर y के लिए ही मैं कंसीडर कर रहा हूं, बट अगर मैं लेके चलता हूं टाउ एट y इन वेव, सॉरी पहले फ्लैंज ले लो, ऊपर से लेके चल रहे हैं, टाउ एट y इन फ्लैंज लेके चल रहा हूं, तो फ्लैंज के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन INA, क्या कुछ चेंज होगा, P क्या है, इस क्रॉस सेक्शन पर लगने वाला फोर्स, INA क्या है, इस क्रॉस सेक्शन की INA, ये फिक्स है, ये किसी y पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, इनटू में a y बार डिपेंड कर रहा है, a y बार y पर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी वैल्यू मैंने सिंपल अभी a y बार ले ली, जैसे कि अभी x लिया था। अपॉन में जो B1 है वो यहाँ ली जाएगी B, ये याद रखिएगा, अपॉन में जो B1 है वो ली जाएगी B, और अगर मैं यहाँ पर लिख के चला टाउ एट y फॉर द वेव का मतलब हो गया, ये किसके लिए था, ये था C फाइबर के लिए, और ये किसके लिए हुआ, ये हो गया D फाइबर के लिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर C फाइबर D फाइबर, इसके लिए P क्या होगा, सेम होगा, INA क्या होगा, सेम होगा। मेन चीज क्या है, a y बार चेंज होगा, बट a y बार की वैल्यू अभी समझा देते हैं, x के बराबर ही आएगी,
क्योंकि एडजेसेंट फाइबर है, बट b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाली। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर ये वैल्यू होगी ये वाली भी क्लियर। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करना होगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर दो, डिवाइड। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करके क्या मिला आपको, टाउ एट सी फाइबर को मैं टाउ सी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, टाउ सी लिख दिया इसे, डिवाइडेड इक्वल टू पी अपॉन आई एन ने इनटू में ए वाई बार फॉर सी अपॉन में बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको लिख दो टाउ एट डी, टाउ एट डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पी अपॉन आई एन ने इनटू ए वाई बार एट डी अपॉन में स्मॉल बी। यहां से ये चीजें मैंने सब समझा दी हैं, तो पी से पी काट दूंगा, आई एन ने साइड में काट दूंगा, ए वाई बार सी से ए वाई बार डी काट दूंगा। ये चीज अभी समझाई थी, एक्स और एक्स वाला कांसेप्ट। क्या बचा, टाउ एट सी डिवाइडेड बाय टाउ एट डी इक्वल टू बी ऊपर पहुंच जाएगा तो बी अपॉन डी। बस ये जो आपके पास रिलेशन आया दैट इज द रेसिप्रोकल रिलेशन। समझो जरा इस चीज को, ये क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन, कैसे, टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन विड्थ। आ रहा है या नहीं? अगर मैं टाउ एट सी की बात करूंगा तो विड्थ कितनी होगी, बी होगी ना। टाउ एट सी की बात करूंगा इस सी पॉइंट की, तो विड्थ कितनी है उस सी फाइबर के लिए, बी, तो ये देखो बी आ गया। टाउ एट डी की बात करूंगा तो डी के लिए फाइबर की विड्थ कितनी है, स्मॉल बी, तो ये आ गया। तो रेसिप्रोकल है ना, तो टाउ क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है विड्थ के। टाउ क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है विड्थ के। बस यही फाइनल कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना था। ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब सारे एग्जांपल्स के आप शियर फोर्स डायग्राम जो कि जनरली आते हैं, ठीक है, शियर स्ट्रेस डायग्राम, सॉरी शियर स्ट्रेस डायग्राम जो जनरली पूछे जाते हैं फॉर ए क्रॉस सेक्शन इन दी ट्रांसवर्स लोडिंग, तो आप वो इजीली बना सकते हो। यहां तक ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इसके फिगर की तरफ चलें। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, यस और नो? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट, एनी डाउट, नो? क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी चीज को आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक, वेरी गुड। इसी चीज को आगे लेके चल रहा हूँ, क्या कि यहाँ पर ये जो टी सेक्शन है, पहले टी सेक्शन से ही समझा देता हूँ। ये जो टी सेक्शन है, ठीक है, ये टी सेक्शन, इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, ये मैंने रेफरेंस ले ली, ठीक है, दिस इज द रेफरेंस, सॉरी से ये लिख ली, दिस इज द रेफरेंस। रेफरेंस क्या है ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारी एक सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करने वाली चीज है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर मान लो ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ दिखा रखा है। अब इस पर कुछ ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा था, उम्मीद है आप ये चीजें रियल में समझ रहे होंगे ना, रियल में भी 3D में समझते रहना अपने माइंड में। ये चीज कुछ ऐसी थी, ठीक है, ये चीज कुछ ऐसी थी, यहाँ पर इस पर क्या लग रहा है, पॉइंट फोर्स लग रहा है मान लो, तो यहाँ किसी भी सेक्शन पे काटते हुए पॉइंट फोर्स तो सेम रहेगा, पी के बराबर, आई एन ने सेम रहेगी, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी, कैसे निकालोगे वो भी आपको पता है, पूरे में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट घटा दोगे, आई एन की वैल्यू आ जाएगी उस सेट से, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पी की वैल्यू है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, आई एन ने कांस्टेंट है, बट जैसे जैसे अभी समझाया था वो सेंस को समझो। यहाँ है ये रेक्टेंगल, अब थोड़ा फिगर को समझना, यहाँ है ये रेक्टेंगल सेंस, रेक्टेंगल का अभी अपने फार्मूला डिराइव किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में फार्मूला डिराइव किया था, कैसा आया था, पैराबोलिक, कैसा आया था रेक्टेंगल के लिए, पैराबोलिक, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए भी ट्रायंगल के लिए भी दोनों में पैराबोलिक आया, तो सेंस क्या है, पैराबोलिक। यहां से जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्री फाइबर है, ठीक है, लास्ट वाला जीरो होगा। पहले इन चीजों को फाइनली कर लिया करो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूँ इसकी शियर स्ट्रेस डायग्राम की। क्या सबसे ऊपर वाला फाइबर क्या होगा, जीरो वाला, नीचे वाला फाइबर क्या होगा, जीरो वाला, सीधे दोनों को जीरो जीरो दिखा दो, कोई दिक्कत कोई नहीं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या है, रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, तो रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से क्या लेके हम चले, पैराबोलिक, पैराबोलिक लेके चलो, यहाँ से यहाँ पैराबोलिक लेके चले। अब क्या था, अगर ये चीज यहाँ पर ऐसी ना होती, ये येलो कलर में पूरा पैराबोलिक होता, तो हम इसे कैसे मिला देते, ऐसे मिला देते, कोई दिक्कत नहीं थी, पैराबोला बन के आ गया, वही पुराना वाला फिगर बन के आ जाता। बट हुआ क्या कि इस पॉइंट पर हमें क्या देखने को मिला, कि इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं तुरंत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है इसकी विड्थ में, तो जैसे ही तुरंत इसमें विड्थ में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है, कौन सा, फ्लैंज एंड वेब सेक्शन का, टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन विड्थ के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर मैं इस सी पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर सी मैंने यहाँ ले लिया ऊपर की तरफ, एंड डी पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया इसमें नीचे की तरफ, तो डी किसमें है, वेब में, सी किसमें है, फ्लैंज में। तो टाउ एट सी की वैल्यू, टाउ एट सी अपॉन टाउ एट डी शुड बी इक्वल टू, सी में विड्थ ले लो बी, यही जो अभी आपने समझा था बी, एंड इसमें विड्थ ले लो बी,
ठीक है। तो अगर मैंने इस b की वैल्यू यहां लेके चलूंगा टाउ एट c, मतलब क्या हो गया b अपॉन कैपिटल B। एग्जांपल के तौर पर b की वैल्यू लेके चलो 10, इस कैपिटल B की वैल्यू लेके चलो 100। एग्जांपल के तौर पर ये B है मेरे पास 10 mm, ये है मेरे पास 100 mm। तो यहाँ पर ये सोचेगा टाउ एट C जो है, टाउ एट D जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 टाइम्स ऑफ टाउ एट C। 10 टाइम्स ऑफ टाउ एट C आ गई ना। मुझे टाउ एट D क्यों निकालना है, क्यों, जब आप ग्राफ बनाते हो तो एडजेसेंट लेफ्ट की बात किया करते थे, याद करो। जब हम एसएफडी या बीएमडी बनाते थे तो एक सी पॉइंट से एडजेसेंट लेफ्ट की बात किया करते थे, फिर एडजेसेंट राइट की बात किया करते थे। अगर लेफ्ट से चल रहे हैं तो हम यहाँ कहां से चल रहे हैं, अपर लास्ट ऊपर वाले पॉइंट से चल रहे हैं। तो ऊपर पॉइंट वाले पॉइंट से पहले कौन सा आएगा, एडजेसेंट अबव आएगा ना, इस जीरो फाइबर से। इस जीरो फाइबर से एडजेसेंट अबव वाली वैल्यू निकालो, वो क्या है मेरी, टाउ एट सी। कोई दिक्कत, एडजेसेंट अबव वाली जो वैल्यू है सी पर वो क्या है मेरी, टाउ एट सी आ जाएगी। यहां तक जो भी वैल्यू आए मुझे उससे मतलब नहीं है, अभी जो भी वैल्यू है मैग्नीट्यूड में टाउ एट सी आ गई। अब उसके बाद टाउ एट सी से ये तो पता है मुझे उसका 10 टाइम्स है, मतलब उसका b अपॉन b टाइम्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन b टाइम्स। टाउ एट c का b अपॉन b टाइम्स, यहाँ एग्जांपल के तौर पर 10 टाइम्स आया क्या चीज, टाउ एट d। तो टाउ एट c एंड d, c और d एडजेसेंट लेफ्ट एंड एडजेसेंट राइट है। इसका मतलब अचानक से क्या हुआ, इसकी वैल्यू यहाँ पर, जैसे वहां पर पॉइंट फोर्स की वजह से चीजें बढ़ती थी, याद होगा जो हम एसएफडी एंड बीएमडी बनाते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, टाउ एट डी वेब और फ्लेंज की वजह से, क्योंकि बी एकदम चेंज हुआ, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, टाउ एट डी। क्या एक बात बताइए, मैं इसको डिस्टेंस वाइज नीचे की तरफ ऐसे दिखाऊं टाउ एट डी बनाते हुए, नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट कहां पर हैं, ये दोनों ही पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर। ये दोनों ही पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से या न्यूट्रल फाइबर से कितने डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर। इसलिए ग्राफ भी कैसा बनेगा, एकदम उसी पॉइंट पर सिमिलर। बात क्लियर आ रही है, कोई डाउट, ठीक है। ये वाली चीज क्या होगी, गलत, ये चीज क्या होगी यहाँ पर, रॉन्ग, ठीक है। कौन सी वाली चीज सही होगी, उम्मीद है समझ में आ रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये टाउ एट सी एंड टाउ एट डी हो गया कितने टाइम्स, b अपॉन b टाइम्स, ठीक है, b अपॉन b टाइम्स, ठीक। अब टाउ एट डी तक पहुंच गए, अब आगे चले भाई, टाउ एट डी तक पहुंच गए, अब आगे चले, टाउ एट डी पहुंच गए तो हम यहां पहुंच गए अब, है ना। अब इसके बाद देखो रेक्टेंगल कैसे जा रहा है, ये व्हाइट कलर वाला रेक्टेंगल कैसे जा रहा है, व्हाइट कलर वाला, लास्ट में कहां जा रहा है, 0 पॉइंट। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या जा रहा है मेरा, ये 0 से शुरू होगा, ये एक यहां से शुरू होगा, और इसके बाद ये रेक्टेंगल एक सिंपल एक फॉर्मूले से हो जाएगा, मतलब एक इक्वेशन इसके लिए वैलिड होगी। तो यहां से एक इक्वेशन मुझे लेके आनी। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, क्या, या तो ये ऐसे हो, या तो ये यहां पर ऐसे हो कि बिल्कुल यहां से ऐसे लेके चले, या तो ये यहां से ऐसे लेके चलो, ऐसे करके ऐसे एकदम पैराबोला, या फिर इसमें एक सेंस हो रहा सकता है क्या, इसको ऐसे इंक्रीज करवा के ऐसे लेके आओ। इनमें कौन सा वाला सही होना चाहिए, कोई आंसर दे पाएगा, 1 और 2, इसमें कौन सा वाला सही होना चाहिए, 1 और 2। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ये हो गई, इसमें 2 वाले में मैक्सिमम है ये वाली चीज, ठीक है। आंसर कौन सा होना चाहिए, 2। वेरी गुड मीनाक्षी, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है इसका न्यूट्रल एक्सेस अभी यहां से नहीं गया होगा, इसका न्यूट्रल फाइबर ऊपर से तो नहीं गया होगा, समझ रहे हो ना, न्यूट्रल फाइबर इसका ऊपर से नहीं गया होगा, न्यूट्रल फाइबर इसका यहां से कहीं से होगा। तो जब यहां से होगा तो न्यूट्रल एक्सेस हमारी यहां पर क्या दे रही होगी, मैक्सिमम। यहाँ न्यूट्रल एक्सेस पर मुझे क्या मिल रहा है, टाउ मैक्सिमम। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू मुझे नहीं पता, है ना, सिर्फ समझाने के लिए तरीका है, ठीक है। वो वैल्यू तो आपकी कैलकुलेशन से आएगी, ठीक। तो मैं 1 को मिटा दूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला फिगर यहाँ पर ऐसे बन के आ जाएगा। सेंस क्लियर हो गया, यस और नो, सेंस क्लियर है, ठीक। कोई दिक्कत, लास्ट में 0 है। सारे ग्राफ कैसे हैं, पैराबोलिक, सारे ग्राफ है पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक, और ये क्या है, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट एकदम। मतलब यहाँ पर अगर वाई डायरेक्शन में देखोगे तो ये कांस्टेंट है, वैसे ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। चलो, ये यहाँ तक बात हो गई। ये टी सेक्शन वाला ग्राफ हमें समझ में आ गया। अब इस सेक्शन का ग्राफ बना के दिखाओ, ये ग्राफ है आई सेक्शन का,
सिमेट्रिकल है, पहले से मेरे से नहीं बनता है, ठीक है, बट सिमेट्रिकली बनाइएगा, ठीक है। अब इसका मुझे ग्राफ बनाइए शियर स्ट्रेस डायग्राम। ये पॉइंट्स हो गए इसमें ऐसे, ठीक है, इन पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा डाउट रहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन का ड्रॉबैक क्या कि मैं आपकी फिगर्स नहीं देख पाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए पॉइंट है ऊपर वाला मान लेते हैं, जैसे ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट आ रहा है मेरा, मान लीजिए बी पॉइंट, ये नीचे वाला सी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा मान लीजिए डी पॉइंट, ये मैंने ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट है। तो बस मुझे वैल्यूज समझा दो थोड़ा, ए पॉइंट पर क्या होगी वैल्यू 0। प्लीज आंसर देते रहो इस तरह से, क्योंकि मैं आपके फिगर नहीं देख सकता हूँ, आप मुझे प्लीज आंसर देते रहो। ए की वैल्यू होगी 0, 0 से स्टार्ट करो, कैसा जाएगा पैराबोला लीनियर, कैसा जाएगा जल्दी से आंसर दो, ठीक है, पैराबोला या लीनियर कैसा जाएगा, पैराबोला लेके चलें, बहुत बढ़िया, पैराबोला, प्लीज सभी आंसर देते रहना, प्लीज सभी आंसर देते रहना, ठीक है, पैराबोला हो गया, बहुत बढ़िया, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद क्योंकि यहाँ चेंज दिख रहा है, क्या बी से सी दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं ग्राफ को आगे बढ़ाऊं या पीछे लेके जाऊं, जल्दी से फॉरवर्ड करूं, इंक्रीज करूं, ठीक, इंक्रीज कैसे होगा, ऐसे एक या ऐसे दो, जल्दी से आंसर दो आप, एक या दो, इंक्रीज, एक 1 होगा फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला, ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया फर्स्ट वाला, ठीक, तो इसको हटा दूं, ठीक, उसके बाद यहां से ये चीज हो गई, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर से पैराबोला, पैराबोला ले जाऊं, ये ले गए ऐसे, यस। अब एक बात बताइए पैराबोला कौन सा लेके जाऊं, ऐसे ये वाला या फिर ऐसे ये वाला या फिर कुछ और, 1 2 या कुछ और, 1 2 या कुछ और, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कहां तक पहुंचे हम, पहले हमें क्या लेके चलना है, सिमेट्री। देखो इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहां होगी, इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहां होगी, यहाँ, ये क्या है सिमेट्रिकल फिगर है, न्यूट्रल एक्सिस पर ऑलमोस्ट हमारा मैक्सिमम होगा, तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो ना ही ऐसे आएगा ना ही ऐसे आएगा, ये हो जाएंगे टी सेक्शन के ग्राफ। यहाँ पर ये ग्राफ कैसे आने वाला था, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम के हिसाब से ग्राफ लेके चलोगे तो ये चीज हो गई यहाँ पर ऐसे, सॉरी ये चीज हो गई यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, बात ठीक है, ये क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पर मुझे क्या दिखना है, यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो न्यूट्रल एक्सिस मेरी न्यूट्रल टाउ मैक्सिमम बन गई, ठीक है, ये मेरे टाउ मैक्सिमम बन गई। इस पॉइंट की वैल्यू इस पॉइंट के बराबर होगी, यस और नो, बताइए। इस पॉइंट की वैल्यू टाउ एट सी की वैल्यू, ये टाउ एट बी था, ये टाउ एट ए है, अब मुझे बताइए टाउ एट सी टाउ एट डी के बराबर हो गया नहीं, ये सी है, ये वाला डी पॉइंट है वेब के अंदर, यस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री है तो टाउ एट डी के बराबर होगा। अब मुझे बताइए जब मैं डी से ई की तरफ गया तब क्या होगा ग्राफ, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या कुछ और, ऐसे 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 1 2 3 4, बताइए क्या होना चाहिए, 2 इनवर्ट, समझ में आ रहा है क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम कहां से कहां गए, टाउ एट डी, फॉर्मूला देखो, टाउ एट डी अपॉन टाउ एट ई शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो टाउ एट डी की वैल्यू लिखूंगा तो 1 अपॉन बी, टाउ एट ई की वैल्यू लिखूंगा तो 1 अपॉन बी, इसका मतलब टाउ एट ई की वैल्यू क्या आ रही है, टाउ एट ई की वैल्यू, जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो टाउ एट ई की वैल्यू आ रही है हमारे पास b अपॉन b इनटू टाउ एट डी, इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, टाउ एट ई की टाउ एट डी के रेस्पेक्ट में घट रही है, b अपॉन b 10 अपॉन 100 मतलब 1/10 हो रही है, 1/10 हो रही है तो वैल्यू क्या आएगी, अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, अंदर की ओर जाती है, और कैसे जाएगी, ड्रास्टिकली चेंज, क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा, दोनों पॉइंट क्या है, सिमिलर है, d और e की डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से एकदम सिमिलर, तो यहाँ पर ये चीज ऐसे आएगी। अब क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर मैंने लिया है तो टाउ एट b भी टाउ एट d के e के बराबर होगा, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल फिगर है, अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो ये वैल्यू अलग हो जाती, समझो मेरी बात, अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो ये वैल्यू अलग हो जाती, ठीक है। अब क्योंकि मैंने दोनों ही सिमिलर लिए हैं तो यहाँ पर टाउ एट ई भी हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से फिर से ग्राफ कैसे जाएगा, पैराबोला, रेक्टेंगल दिख गया, पैराबोला ऐसे, कहाँ 0 पर जाता हो, क्योंकि यहाँ के टाउ एट एफ की वैल्यू क्या है 0, साफ पहले से ही पता है, आंसर समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया,
ठीक है, वेरी गुड, विच डिक्रीजेस है ना, विच इंक्रीजेस है ना, सो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक, बात क्लियर हो गई, यस और नो? आई सेक्शन समझ में आ गया, वेब एंड फ्लैंज सेक्शन कोई दिक्कत? वेब एंड फ्लैंज सेक्शन में कोई दिक्कत समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक रफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन, वर्डिंग वर्डिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल मुझे आंसर दीजिए इसका। अगर आपसे ये बोल दिया जाए, एक हमारे पास आई सेक्शन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर दीजिएगा मुझे। इसका आई सेक्शन मान लीजिए, इसमें आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर विड्थ की वैल्यू रखिए 60, यहाँ पर रखिए मान लीजिए 20, ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए मान लीजिए 20, इसकी वैल्यू रखिए 60, ठीक है, ये वैल्यू फिर से रखिए 20, ठीक। अगर मैं कहता हूँ आपसे कि मेरे पास जो ठीक है, मैक्सिमम टाउ मैक्स इन वेब, टाउ मैक्स इन फ्लैंज is 100 megapascal, then find out the stress at a point in web, at a point in web, tau at a बताइए कितना होगा, tau at a बताइए कितना होगा? मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए? वर्डिंग वर्डिंग नहीं लिख पाए मैंने, बहुत सिंपल सा सेंस लिया है, ठीक है। टाउ मैक्स इन फ्लैंज दे रखा है 100 मेगापास्कल, ठीक है, देन फाइंड आउट द स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन वेब, और ए पॉइंट मैंने बिल्कुल सीधा दिखा रखा है आपको, एडजेसेंट बिलो ऑफ दैट जीरो सेक्शन, यहां एकदम, ठीक है। आंसर दीजिए कितना होगा आंसर? सोचो, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, सोचो सोचो सोचो, मनीषा थोड़ा गड़बड़ कर दिया आपने। स्पेशली बता दिया आपने, अच्छा उसका हाफ 1/3 कर दिया है, नहीं आप सोचो तो, फ्लैंज फ्लैंज का ग्राफ अभी बनाया ना आपने, है ना, आप सही जा रहे हो चीजों पर, सही जा रहे हो, बट थोड़ा सा आपने चीजों को कहीं ना कहीं गड़बड़ समझा। ऋतिक, मोनिका बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा कहीं स्टूडेंट्स गड़बड़ समझ रहे हो, ऐसे प्लीज मत करो। मैंने आपसे बोला फ्लैंज क्या है, ऊपर वाला पार्ट, ऐसे ही फ्लैंज ये हो गया, ऐसे ही फ्लैंज ये हो गया, है ना। इसका आई सेक्शन का पहले ग्राफ बना लो अपने माइंड में, ऐसा बनेगा। आई सेक्शन का ग्राफ आपके माइंड में क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। फ्लैंज में मैक्सिमम कौन से दिखाएंगे, यही वाली, तो फ्लैंज में मैक्सिमम यही तो होंगी, है ना। फ्लैंज में मैक्सिमम कौन से होंगे, ये वाले होंगे, तो फ्लैंज के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई? मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर, मान लीजिए ओ पॉइंट है, तो टाउ एट ओ कितना हो गया, टाउ एट ओ की वैल्यू दे रखी है 100, है ना। अब 100 है और ये कितना है 60 और 20, तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम्स कितना हो जाएगा, b अपॉन b 30, यहाँ पर b अपॉन b क्या आ गया, समझा है ना अभी आपको, यहाँ पर कैसे निकल के आता है b अपॉन b, वो अभी फार्मूले से निकाला था, तो ये b अपॉन b क्या है 3, तो ऑब्वियस है 3 टाइम्स हो जाएगा 100 का, कितना आंसर आ गया यहाँ पर? मैंने आपसे पूछा है टाउ मैक्स की वैल्यू नहीं, टाउ मैक्स की वैल्यू नहीं, ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछी है, इस वाले पॉइंट की वैल्यू, टाउ एट ए की वैल्यू दिखाया ना, टाउ एट ए, तो टाउ एट ए की वैल्यू सीधी क्या हो गई यहाँ पर 3 टाइम्स, मतलब 100 में 300 मेगापास्कल, क्लियर है, ठीक है, 300 मेगापास्कल। सभी को क्लियर है या नहीं? प्लीज बताओ यार, प्लीज बताओ, ऐसे ना करो कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस चलते फिरो, ऐसे नहीं करो यार, ठीक है, ऐसे करोगे तो फिर चीजों का पढ़ने का क्या फायदा लगेगा, ठीक, क्लियर है, ठीक, चले आगे, फिर आगे चले, चलो फिर अगर ऐसा ये समझ में आ चुका है तो इस फिगर को बनाइए, अगर ये समझ में आ गया तो ये फिगर बनाइए, फिर एक प्लस साइन है तो इसका एक रफ स्केच बनाइएगा, ठीक है,
वैल्यूज से हमें मतलब नहीं है, बस मैक्सिमम मिनिमम वो सारी चीजें आप थोड़ा सा मुझे बनाइए। ठीक, ये है मेरे पास ये ग्राफ, ये क्रॉस सेक्शन किसका है, इस बीम का। ऐसे कोई एक बीम है क्योंकि ये है पॉइंट लोड इस पर लग रहा है, ये कोई बीम है जिस पर एक पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है। ठीक है, इस पर कोई मान लीजिए पॉइंट फोर्स लग रहा है, तो उसके सेंस में यहाँ ये पॉइंट्स मैंने ऐसे ले लिए। ठीक है, अपने माइंड में खुद पॉइंट लेके चलो, क्या ये पॉइंट तो मान लीजिए 0 ही हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए ऊपर वाला है और बी नीचे वाला है, ऐसे यहाँ सी ऊपर वाला है, डी नीचे वाला है। ठीक है, तो सी इस वाले फाइबर में हो गया, बी इस वाले फाइबर में हो गया, ए इस वाले में हो गया, डी इस वाले में। ठीक है, नीचे वाला फिर से 0 होगा। बात क्लियर? उम्मीद है यहाँ से अब इस चीज को ग्राफ को आप बना सकते हैं। तो सीधा मैं ग्राफ बना रहा हूँ, पहले रेक्टेंगुलर चलाओ, रेक्टेंगुलर चला दिया। ठीक है, यहाँ से आप पहुंच गए। उसके बाद ए से बी ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आंसर दो। 1 होगा या 2 होगा, प्लीज आंसर दो। ये 1 होगा या 2 होगा? ये 2 होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर ए से बी क्या हो रहा है, विथ इंक्रीज हो रही है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो इट विल बी डिक्रीज्ड आउट। ठीक है, तो ये फिगर कैसे बन के आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये फिगर आपका बन के आया, यहाँ पर ऐसे डिक्रीज हो रहा है। क्या मैं इसे यहाँ 0 तक पहुंचा सकता हूँ, यस और नो? आंसर बताइए, इसको कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। नो, क्यों? ऐसा क्यों? 0 पर क्यों नहीं बता सकता, ऐसा क्यों? 0 पर क्यों नहीं बता सकता, ऐसा क्यों? कोई बताएगा जल्दी से? 0 क्यों नहीं? क्योंकि आपको याद है टाउ इक्वल टू 1 अपॉन विड्थ, इसकी विड्थ कुछ ना कुछ है या नहीं है? इसकी विड्थ कुछ ना कुछ है, एग्जिस्ट करती है या नहीं? एग्जिस्ट करती है, इस वजह से टाउ की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। क्या विड्थ कभी भी इंफिनिटी हो सकती है? जब तक ये इंफिनिटी नहीं होती तब तक टाउ 0 नहीं होगा। जब तक विड्थ इंफिनिटी नहीं होगी तब तक टाउ 0 नहीं होगा। अगर विड्थ कुछ ना कुछ है तो टाउ कुछ ना कुछ होगा, बट विड्थ जितनी ज्यादा टाउ उतना इसके पास आएगा। ठीक है, तो इस वजह से विथ इंफिनिटी होती नहीं है, ऑब्वियस नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये चीज 0 नहीं होगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर मान लीजिए ये हो गया, तो टाउ एट ए ये हो गया, टाउ एट बी ये हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ से अब ग्राफ को मैं कैसे लेके जाऊँ? मैं 3 ग्राफ दिखा रहा हूँ, एक तो ये वाला एक ये वाला 2, एक ये वाला 3। तो 1 2 एंड 3 कौन सा आंसर होगा? 1 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है फिर से रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल में न्यूट्रल एक्सिस ये है तो वो मैक्सिमम सेंस में आगे की तरफ ही तो जाता है। पाई स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला बन के आता है वो ऐसे तो बन के आता है ना, तो 1 एंड 2 यहाँ से गायब हो गए, ये मत सोचिएगा अपने माइंड में। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा कि ये जो पार्ट है वो यहाँ से कुछ ऐसे बन के आ रहा है। ये ऐसे क्यों बन के आया, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं लेके गया, मैं इसे ऐसे क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि ये सिमेट्रिकल दिख रहा है पूरा इस न्यूट्रल एक्सिस के बाद, तो मैक्सिमम के हिसाब से चीज ऐसे आएगी। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट से, अब सोचो इस पॉइंट से क्या होगा, यहाँ से मैं ऐसे ग्राफ लेके जाऊं या ऐसे लेके आऊं? फिर से 1 और 2, फिर से आंसर दो, क्या होना चाहिए? 1 और 2, 1। ठीक है, 1 फिर से सेंस आगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर से विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज, विड्थ डिक्रीज तो टाउ इंक्रीज, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, टाउ एट सी की तो ये है, टाउ एट डी की ये हो गई। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो टाउ एट ए इक्वल टू टाउ एट डी मान लेंगे, नहीं तो फिर वैल्यू अलग अलग हो जाएंगे। टाउ एट डी ये हो गया, यहाँ से यहाँ को फिर से पैराबोलिक से मिला देना है। ठीक है, पैराबोलिक मिलेगा क्योंकि फिर से रेक्टेंगल बन गया, यहाँ वाला पॉइंट 0 होता है, बन के आ गया आंसर। क्लियर है? तो अब बताइए मुझे, ग्राफ बना लोगे या नहीं, यस और नो? ग्राफ बना लोगे या नहीं, यस? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब लास्ट हम एक फिगर की बात और कर लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर ग्राफ हमारे पास, ये जनरली आपको याद होगा, मैंने ऐसा एक फिगर आपसे पूछा भी था जब हम प्योर बेंडिंग की बात कर रहे थे। फिगर ऐसा है, उसको मैंने गलती से ऐसे रख दिया था, है ना, एक स्क्वायर को मैंने गलती से ऐसे प्लेस कर दिया है ना, तो उस पर कभी कभी इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन पर जिसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल होते हैं उनसे शियर स्ट्रेस भी पूछ ली जाती है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर सेक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल डायगोनल है जिनकी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायगोनल्स है। ठीक है, तो इनका ग्राफ क्या बनता है? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसका ग्राफ बन के आएगा कुछ ऐसे। ट्रायंगल का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होता है? यहाँ। ठीक है, टाउ मैक्सिमम कहाँ होता है? यहाँ। ट्रायंगल अगर अकेला है तो
ठीक है। तो ये दो चीजें आपको दिख रही है, ये होगा इसका कुछ न्यूट्रल एक्सिस टाइप से, ये होगा इसका टाउ मैक्सिमम टाइप से। ठीक है, अब जो वैल्यूज हैं वो ध्यान देना। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप इसका पूरा डेरिवेशन करते हो तब जाके इसका आंसर आता है। तो मैं यहाँ डेरिवेशन को स्किप कर रहा हूँ, आप खुद से डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डेरिवेशन खुद से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन आपकी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, पर डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला मतलब वैल्यूज याद रखनी है बस। ठीक है, आप डेरिवेशन करने के लिए कर सकते हैं, मैंने समझा रखा है सब कुछ। क्या कि डेरिवेशन करने के लिए आप O पॉइंट मान के और y डिस्टेंस लेके चीजें सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। ठीक है, 2hy3 पर, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है हमारी, ये डिस्टेंस है a, समझो इस चीज को, ये डिस्टेंस है a। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैं लेके चल रहा हूँ h ऐसे। ठीक है, याद है ना वो स्क्वायर था। तो 2hy3 पर 2hy3 ये हमारे पास ये वैल्यू होगी 2hy3 पर क्या देखा जाता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलती है एंड दैट विल बी that will be 2h/3 and sorry 3h/8। ये जो वैल्यू है that will be 3h/8। जब कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3h/8। 2h/3 तो न्यूट्रल एक्सिस की है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, इसका फिगर कुछ ऐसा बन के आएगा। इसका फिगर कुछ ऐसा बन के आएगा, ध्यान से समझना। ये सभी के सभी क्या है, पैराबोला। ये सभी क्या है, पैराबोला। एक बी शेप इसका फिगर होता है, इसे हम बोलते हैं बी शेप फिगर, पैराबोला। ठीक है, दिस इज द बी शेप फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है इसमें क्या होगा कि ये जो है ये दैट इज द मैक्सिमम, ये याद रखिएगा टाउ मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही सिमेट्रिकल ये नीचे वाला पार्ट तो सिमेट्री बनेगा टाउ मैक्सिमम। ठीक है, टाउ मैक्सिमम। यहाँ पर ये वैल्यू जो है बाय डिस्टेंस, ये वैल्यू है 3h/8। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको ये गलती मत करना प्लीज कि इसको यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस के बराबर मानना। न्यूट्रल एक्सिस होती है 2h/3। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आ रही है y मैक्स की, ये कहीं यहाँ आ रही है 3h/8 पर। तो 3h/8 हमारा टाउ मैक्स देगा, उसकी वैल्यू है 9/8 टाउ एवरेज। ये कुछ याद चीजें रखनी है आपको, 9/8 टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज क्या है, टाउ एवरेज क्या है, P/A। यहाँ पर P/A। एरिया की वैल्यू क्या है बताइए, एरिया की वैल्यू क्या है, एरिया की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए, एरिया की वैल्यू क्या है। मीनाक्षी जी अभी बात करता हूँ आपसे, पहले मुझे यहाँ पर इसका आंसर दीजिए, एरिया की वैल्यू क्या है। ए यहाँ पर क्या होगा, 1/2 BH या कुछ और, ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ना कि 1/2 BH। पता लगा 1/2 BH सोच रहे हो इसके लिए, नहीं, ये पूरा क्रॉस सेक्शन का एरिया लिया जाता है जब टाउ एवरेज की बात होती है। ठीक है, तो 9/8 टाउ एवरेज, यहाँ पर 9/8 टाउ एवरेज। क्लियर है। ठीक है, और जो सेंटर की टाउ एन आती है, इसका न्यूट्रल एक्सिस तो यहीं से जाएगा ना, पूरे का न्यूट्रल एक्सिस यहीं पर जाएगा, आपको याद है। तो न्यूट्रल एक्सिस पर जो टाउ एन वैल्यू आती है दैट विल बी टाउ एन, दैट विल बी टाउ एवरेज के मैग्नीट्यूड के बराबर। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें 1 टाइम्स होता है। ठीक है, 1 टाइम, तो टाउ एन इक्वल टू आ जाती है टाउ एवरेज, मतलब P/A। ये कुछ वैल्यूज है जो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3h/8 पर होती है टाउ मैक्सिमम। ठीक है, 3h/8 पर। क्लियर, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर। ठीक, तो ये यहाँ तक फिगर समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसका डेरिवेशन चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइनल फिगर यही मिलके आएगा। y की वैल्यू रखोगे 3h/8 तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। कहां से मिलेगा, जब a/b1 को मैक्सिमम कर रहे होंगे, है ना, वहां से आपकी वैल्यू y की वैल्यू x के टर्म्स में निकल के आएगी 3h/8। वो वैल्यू पुट करोगे तो टाउ मैक्स की वैल्यू 9/8 टाउ एवरेज आएगी। ये सारे खेल में नहीं खिला रहा हूं यहाँ पर आपको, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे। ठीक है, मीनाक्षी जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट था इसमें तो बताइए। ठीक है, आई सेक्शन, आई सेक्शन में क्या डाउट है बताइए, क्या डाउट आ रहा है इसमें। टाउ की वैल्यू में क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझो।
यहाँ पर टाउ की वैल्यू किस तरह से निकाला, मैं आपसे पूछा, मैंने टाउ मैक्सिमम नहीं पूछा था, यहाँ पर टाउ मैक्सिमम नहीं पूछा, यहाँ पर टाउ मैक्सिमम के लिए मुझे सारी जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बताना होगा आपको पूरा, कि कितनी मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम वहां पर 3/2 लिया करते हैं, यहाँ पर 3/2 डायरेक्टली नहीं ले सकते ना, ये वैल्यू उसी के हिसाब से आएगी जो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसके हिसाब से ए वाई बार का, ए वाई बार का पूरे का एरिया निकाल के ए वाई बार करेंगे, पी की वैल्यू रखेंगे, आई एन ए की वैल्यू रखेंगे, जो कि हम आई एन ए निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्योर बेंडिंग में करवाया हुआ है। तो आई एन ए निकालना, पी ए वाई बार निकालना, यहाँ से इस वाले सेक्शन का ए वाई बार हो जाएगा, आ जाएगा ए वाई बार निकल के, ये एरिया इसका वाई बार, ठीक है। ए वाई बार कैसे निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत, अगर हम टाउ मैक्स की वैल्यू भी निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर सारी चीजें गिवन है तो टाउ मैक्स यहाँ से कैसे निकलेगा, ए वाई बार। अब ए वाई बार क्या होता है, आपको यहाँ का अगर टोटल सेंट्रोइड नहीं पता है तो क्या करोगे, इस वाले का सेंट्रोइड बना लोगे a1 y1 बार प्लस इस वाले का सेंट्रोइड बना लोगे a2 y2 बार, ठीक है। तो इनको इंडिविजुअली लिख लोगे, इनको इंडिविजुअली लिख के चलोगे तो आंसर इसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार, तो आंसर आपके आ जाएंगे अलग अलग इंडिविजुअल लेके। तो a y बार टोटल ले लोगे, वो वैल्यू हमारी टोटल क्या आ गई, अपॉन में b1, b1 किसका है, जो फाइबर हमने पर्टिकुलर लिया है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम फाइबर ये है, मैक्सिमम फाइबर सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इस पर आ रही है, तो फाइबर का विड्थ क्या होगा, b1 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल वाले 20, ठीक है। तो वहां से और आईएन और बी सॉरी पी आपको पता है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था टाउ एट जीरो मतलब ये ओ सॉरी टाउ एट ओ हमारा 100 मेगापास्कल है, क्योंकि फ्लैंज की मैक्सिमम स्ट्रेस 100 है, फ्लैंज की मैक्सिमम स्ट्रेस 100 है। वहां से अगर मैं आपसे पूछता हूँ टाउ एट ए कितना होगा, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था टाउ एट ए, ये मैंने पहले दिखा दिया था, एक जीरो थिकनेस काट के उसके नीचे की तरफ एक पॉइंट, तो टाउ एट ए कितना होगा, उससे इतने टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि b अपॉन b तो 3 टाइम्स, तो 300 मेगापास्कल। आपसे मैंने टाउ मैक्स नहीं पूछा था, आपसे मैंने टाउ ए पूछा था, ठीक है। मैक्स क्लियर है या नहीं बताइए, टाउ एट ए पूछा था ना कि टाउ मैक्स, अगर आप टाउ मैक्स में कंफ्यूज है तो, ठीक है। चलिए गुड, ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीजें हो गई है क्लियर, ठीक है। This is the theoretical part related to chapter number 4, pure bending and shear stresses due to bending due to transverse forces, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हमने डिस्कस कर ली है, डेरिवेशन देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और इस चैप्टर को बाय बाय करते हैं, ठीक है। तो जरा समझिएगा, दो क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ, प्लीज इनको जरा सोल्व कीजिए मेरे साथ जल्दी से, ठीक है। बाकी आप प्लीज असाइनमेंट कीजिएगा, 19 एंड मे बी 20 असाइनमेंट पूरा शेयर स्ट्रेसेस का है, उस चीज को पूरा कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, द मैक्सिमम shear stress in the beam section given below is, the maximum shear stress in the beam section given below is, the maximum shear stress in the beam section given below is, सेक्शन का फिगर बना लीजिए, ये आपके पास बीम सेक्शन है, सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ से ये सिंपली सपोर्टेड है दोनों साइड से, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है P जो कि Ly4 पर है, P जो कि Ly4 पर है, और इधर से 3Ly4 पर है। मैंने आपसे बोला चैप्टर 3 इज द बेस, ठीक है। तो चैप्टर 3 बेस है हमारे इस चैप्टर 4 का भी। यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ये दे रखा है, क्रॉस सेक्शन है B और H का दिया हुआ, ये H है ये B है, B और H का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे आंसर दीजिएगा द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बीम सेक्शन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए इस बीम सेक्शन में कितनी होगी, ऑप्शंस दे रहा हूं, निकालना शुरू करो। 8p अपॉन 9bh, B है 9p अपॉन 8bh, C है 2p अपॉन 3bh एंड D है p अपॉन bh, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब देखते हैं कि आप सोचते कैसे हैं इसे, क्योंकि अगर स्टूडेंट इस चीज को सोच नहीं पा रहे हैं कि सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अब करना क्या है, अगर वो चीज आपके माइंड में दिक्कत कर रही है, तो फिर इसका मतलब आपने अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उनका एक ओवरव्यू नहीं अपने माइंड में डाला है, उसका एक ओवरव्यू अपने माइंड में डालो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसकी वजह से आएगी, क्या बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से आएगी। सोचो जरा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या बेंडिंग स्ट्रेस होती है, बिल्कुल नहीं।
भाई बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, सिग्मा बी दैट इज द नॉर्मल पार्ट। याद करो वो फ्लो डायग्राम जो मैंने स्ट्रेस का समझाया था। जो शियर स्ट्रेस है वो किसमें आती है, ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस में, है ना, जबकि बेंडिंग स्ट्रेस किसमें आती है, नॉर्मल स्ट्रेसेस में। इसका मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस तो होगी नहीं, तो इसका क्या बीएमडी यूज करेंगे। इसका हमें बीएमडी यूज करने की जरूरत है क्या, यस और नो। ठीक है, जो कर रहे हैं वो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आंसर निकाल भी दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया करते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोनिका। बी इज द राइट आंसर, 9p/8ph। ठीक है, जिनका निकलता रहे प्लीज बता दीजिए। ठीक है, जिनको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है वो प्लीज इधर देखिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है कि हम क्या इसमें बेंडिंग डायग्राम की बात करेंगे, बीएमडी की हमें इसमें जरूरत है क्या, इस फिगर में अगर हमने क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो बीएमडी की हमें जरूरत है, यस और नो। आंसर दो पहले, बीएमडी की जरूरत है हमें, नो। क्यों, क्योंकि बीएमडी से हमारे पास क्या निकलती है, सिग्मा बी m/i के हिसाब से इनटू y। तो हमें मोमेंट की जरूरत ही नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है किसकी, अगर मुझे शियर स्ट्रेस की जरूरत की वैल्यू चाहिए, शियर स्ट्रेस की, तो मुझे क्या वैल्यू निकालनी होगी, टाउ। मुझे याद है टाउ एट वाई क्या होता है, PAY/INA इनटू b। तो मुझे किसकी जरूरत है, मुझे चाहिए s, यहाँ s होता है बेसिकली, मुझे चाहिए शियर फोर्स, शियर फोर्स मैक्सिमम। यहाँ पर एसएफडी की जरूरत है क्योंकि शियर फोर्स एसएफडी डायग्राम होता है। तो शियर फोर्स मैक्सिमम क्या आएगा, शियर फोर्स मैक्सिमम क्या आएगा, मैंने आपको एसएफडी और बीएमडी दोनों ही बता रखे हैं। तो इसका एसएफ कैसे बनेगा, एसएफ बनेगा यहाँ पर रिएक्शन कितनी होगी, यहाँ रिएक्शन कितनी होगी, ये वही अपना रेसिप्रोकल रिलेशन लगा दो, तो ये हो जाएगा 3p/4 और ये हो जाएगा p/4, है कि नहीं, ये हो जाएगा 3p/4, उल्टा कर दिया इनको बस, इसको हो गया p/4। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 3p/4 इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम फोर्स। ऐसे लगेगा प्लस में क्योंकि इस साइड में प्लस में जा रहा है, प्लस में 3p/4, यहाँ पर ये p आ गया ऐसे, निगेटिव में जाएगा p/4, इधर ये निगेटिव है, तो p/4 का ये हो गया, 3p/4 का ये हो गया। मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगी, कौन से फाइबर्स मैक्सिमम स्ट्रेस झेल रहे होंगे, वो हमारे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के फाइबर्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के फाइबर, हर एक फाइबर क्या है, क्रिटिकल है, कितने मैग्नीट्यूड का, 3p/4 का। ठीक है, बात क्लियर हो गई, 3p/4 इज द मैक्सिमम शियर फोर्स। तो S मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3p/4। यही वैल्यू मैं किसमें रखने वाला हूँ, इस वाले में। तो क्रॉस सेक्शन कोई सा भी ले लो, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कोई सा भी ले लो, मैक्सिमम शियर फोर्स हमारे पास 3p/4 है। अगर ये हमारे पास यूडीएल होता तो यूडीएल में एक सेक्शन हमारे पास मैक्सिमम का बनता, तो हमें उसी सेक्शन को स्टडी करना होता। यहाँ पर कोई सा भी सेक्शन स्टडी कर सकते हैं बट Ly4 के अंदर आता है ना। तो ये 3p/4 हो गया S मैक्सिमम। अब उसके बाद क्योंकि ये तो सेम कांस्टेंट वैल्यू है वहां पर, इनटू AY/INA इनटू V। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है इस सेक्शन के लिए, AY बार निकालना। AY बार आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से वाले फाइबर पर लगती है, कौन से वाले फाइबर पर लगती है मैक्सिमम स्ट्रेस। अब इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है कौन सी स्ट्रेस सर, है ना, कौन सी स्ट्रेस, वो बेंडिंग मैक्सिमम की बात कर रहे हो या शियर मैक्सिमम की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर शियर मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। तो शियर मैक्सिमम किस पर लगती है, न्यूट्रल एक्सिस पर, याद है ना, ऐसे फिगर आता है शियर का। बेंडिंग स्ट्रेस नहीं पूछ रहा हूं यहाँ पर, यहाँ जो ये पहले ये सेक्शन काटा, मान लीजिए कहीं यहाँ काट दिया, ठीक है, या फिर यहाँ काट दिया या फिर यहाँ काट दिया, तो एक्सट्रीम लेफ्ट मान के चल रहा हूं मैं इसे एक्सट्रीम लेफ्ट मान के चल रहा हूँ। दिस इज द सेक्शन ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट BH। तो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पर ही मेरा क्या आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स। तो इस टाउ मैक्स की वैल्यू मुझे बतानी, तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, टाउ मैक्स इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 3p/4, मतलब S की वैल्यू है 3p/4 इनटू में AY बार की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अबाउट AY बार कितना होगा, एरिया ऑफ दिस सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक एरिया ऑफ दिस सेक्शन कितना होगा, B इनटू H/2 इनटू Y बार क्या होगा, इनटू Y बार क्या होगा, यहाँ से इसका सेंट्रोइड से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, H/2 ये था उसका आधा, मतलब H/4 डिवाइडेड बाई INA क्या होगा इसका, BH3/12 BH3/12, दिस इज द INA एंड BH3/12 INA हो गया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, एंड साथ में विड्थ कितनी है इस फाइबर की, B। बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूँ 9p/8pH, दैट इज द 9p/8pH। बात क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। क्लियर, ओके गुड, ठीक है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर लिखिएगा, ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम। समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन सभी को? प्लीज बता दो, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो। बेंडिंग स्ट्रेस से ये थोड़ा अलग होता है ना? और मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा, अभी आपको मैं क्या क्या चीजें समझा रहा हूँ एक एक करके चीजें। पहले मैंने आपको बेंडिंग स्ट्रेस समझाया, अब मैंने शियर स्ट्रेस समझाया, नेक्स्ट चैप्टर में मैं टॉर्जनल शियर स्ट्रेस समझाऊंगा, उससे नेक्स्ट चैप्टर में इन सब चीजों को कंबाइंड करूंगा। अभी क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कौन से फाइबर पर होगा, फिर मैंने पूछा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कौन से फाइबर पर होगा, पहले जो हमने अभी पढ़ा था प्योर बेंडिंग का फर्स्ट पार्ट, है ना? अभी अगर मैं पूछता हूं कि एक्चुअल में क्रिटिकल कौन सा होगा, तो उसमें आपको दोनों का समेशन देखना होता है, कौन से पॉइंट पर दोनों की एक्चुअल वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो वो चीज है मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर। ठीक है, तो अभी पहले इंडिविजुअल हमने दो चीजें अलग अलग समझ ली, एक्चुअली हमने तीन चीजें समझ ली। एक्सियल स्ट्रेस समझ ली, एक्सियल को भी मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस में जोड़ूंगा। एक्सियल स्ट्रेस हो गई, बेंडिंग स्ट्रेस हो गई, शियर स्ट्रेस हो गई ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग। अब दो चीजें, एक तो हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस होती है, वो तो मैंने P/A मतलब P पैरेलल अपॉन A, वो तो मैंने स्टार्टिंग में समझा रखा है, वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। P बेंडिंग ऑलवेज होती है, ठीक है? इसलिए ये चारों चीजें हो गई हैं स्टार्टिंग वाली। फ्लो डायग्राम में याद करो जो मैंने आपको सोम के स्टार्टिंग में चैप्टर 2 में समझाया था, फ्लो डायग्राम स्ट्रेस इसके अलावा कुछ नहीं होती है। लास्ट स्ट्रेस बच रही है हमारी कौन सी? टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। वो समझने के बाद हम इन सबको कंबाइन करेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, बात क्लियर है? चलो, तो हमारा माइंड भी क्लियर रहना चाहिए कि हम पढ़ क्या क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास इससे रिलेटेड अब एक न्यू क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा इसमें। ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ L, इसकी थोड़ी लैंग्वेज मैंने टिपिकल रखी है, ठीक है? लैंग्वेज समझ जाओगे तो क्वेश्चन इजी पड़ेगा आपको। ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ L carries a UDL, a simply supported rectangular beam of length L carries a UDL over its entire length, carries a UDL over its entire length, over its entire length, full stop. Determine the critical length at which the shearing, determine the critical length at which the shearing stress tau and flexural stress sigma, determine the critical length at which the shearing stress tau and flexural stress sigma, flexural मतलब normal bending stress है ना, sigma reach their, important point है, reach their allowable values, reach their allowable values simultaneously, reach their allowable values simultaneously मतलब उनकी रेस्पेक्टिव, वर्डिंग समझो, उनकी रेस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यूज एक साथ अचीव हो रही है, ठीक है? उस सेंस में their allowable values simultaneously, full stop, the breadth of beam section is B, the breadth of beam section is B and depth is D, full stop. Also calculate length of beam, अब लिखेगा also calculate length of beam if, also calculate length of beam if allowable shear stress, allowable stress in shear and bending are, if allowable stress in shear and bending are 15 Newton per mm square, 15 Newton per mm square and 150 Newton per mm square respectively, 150 Newton per mm square respectively. ठीक है, डी के टर्म्स में लास्ट में आंसर निकल जाएगा, और साथ ही यहाँ पर लिख लीजिएगा टेक डी इक्वल टू 10 mm लास्ट में। इससे जो हमने सेकंड पार्ट लिखा है ना, आल्सो कैलकुलेट लेंथ ऑफ बीम, है ना, तो यहाँ पर टेक डी इक्वल टू 10 mm ये रख के फिर एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिगर एक सिंपल फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है? एक बीम है जिस पर यूडीएल लग रहा है, एक बीम है जिस पर
यूडीएल लग रहा है सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक, साथ ही यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड दिखा दो। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिया हुआ है जिससे कि आप आईएनए वगैरह निकाल सकते, उसमें भी कुछ नहीं है। ये बी है और ये डी, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, बहुत ही सिंपल केस है। यहाँ की इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू है। यहाँ की इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू है। अब आंसर बताइए लेंथ का, कि वो क्रिटिकल लेंथ बताइए जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके तो ये आंसर देना है कि एल की वैल्यू क्या होती है। एल की वैल्यू किस किस टर्म्स में मिलेगी हमें, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बी, हमें दे रखा है डी, हमें दे रखा है सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है सिग्मा, टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखी है टाउ, है ना, क्रिटिकल की वैल्यूज। ठीक है, बी डी सिग्मा एंड टाउ में आंसर निकालो किसका, एल का, है ना। इनमें से हो सकता है कोई चीज ना भी आए, बट बी डी सिग्मा टाउ के अंदर आंसर निकालो एल का, कि वो एल लेंथ मेरी कितनी होनी चाहिए जब मेरा स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को अचीव करे और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को अचीव करे। ओके, इस बात की लास्ट लाइन रिपीट करनी है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट, ठीक है, यहां से ऑल्सो कैलकुलेट लेंथ ऑफ बीम इफ अलाउएबल स्ट्रेस, also calculate length of beam if allowable stress in shear and bending are 15 Newton per mm square and 150 Newton per mm square respectively, and 150 Newton per mm square respectively. Okay, यहाँ पर क्या क्या चीजें सोच सकते हैं आप, वो सब चीजें सोचिए और आंसर निकालिए। 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ, काफी है। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए, लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है क्रिटिकल सेट से। मैंने कहा लैंग्वेज अगर समझ गए तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज समझना इसका है थोड़ा सा एक क्रिटिकल पार्ट। ठीक है, सोचिए, 3 मिनट मैक्सिमम लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। L इक्वल टू डी, एल की वैल्यू ही निकालनी है ऋतिक, एल की वैल्यू ही निकालनी है। नहीं, पहले आप इन टर्म्स में निकालो, बी डी सिग्मा टाउ के टर्म्स में। ठीक है, बी डी सिग्मा टाउ के टर्म्स में, उसके बाद से वैल्यू रखिएगा 15 और 150 एंड 10 mm, है ना, उसके हिसाब से क्या वैल्यू आ रही है 100, सॉरी 10 बी डी अपॉन डब्ल्यू। कार्तिक जी गड़बड़ हो रहा है कुछ, 10 बी डी अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू के टर्म्स में कैसे आया ये, डब्ल्यू की वैल्यू ही तो मुझे चाहिए। आप थोड़ा मे भी सही जा सकते हो कैलकुलेशन में, बट डब्ल्यू की वैल्यू ही तो आप किसी टर्म्स में रखोगे ना। डब्ल्यू तो आपको दिया ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, एक यूडीएल दे दिया बस। L इक्वल टू 2D
ये 2D क्या है वैल्यू लास्ट की, मतलब ऑल्सो कैलकुलेट वाले का आंसर निकाल रहे हो क्या, या रिलेशन निकाला है शुरू में L इक्वल टू 2D, दिस इज रिलेशन, पार्थ एंड भारत रिलेशन है। ओके अगर ये रिलेशन है तो गड़बड़ हो रहा है, तो गलत है, ठीक है। इसे सोल्व करो ठीक से, गड़बड़ कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ आपने अजम्पशन इसका गड़बड़ ले लिया है, ठीक है। चलो फिर ट्राई कर लेते, 30 W। नहीं मैं यही सेंस कहना चाह रहा हूँ, W की वैल्यू किस चीज में लिखोगे, आपको W नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको W ही तो नहीं दिया, L और W का प्रोडक्ट आपने कांस्टेंट ले लिया, WL इक्वल टू 30, ये तो रिलेशन गड़बड़ हो रहा है ना। WL की वैल्यू फिक्स कर लिए 30, UDL है तो WL क्या होता है, टोटल फोर्स, UDL है, W क्या होता है, टोटल फोर्स, कैपिटल W, वो आपने ऋतिक क्या कर दिया, W इंटू L इक्वल टू 30, मतलब आपने टोटल लोड बता दिया, उस पर 30 न्यूटन का लग रहा है। आप खुद अपने रिलेशन को जज करो, ये रिलेशन जज करके यही तो आ रहा है ना, W इंटू L इक्वल टू 30, मतलब टोटल लोड 30 का हो गया, है ना, कोई रिलेशन ही वैलिड नहीं हो रहा है तो फिर, है ना, कोई आर्बिट्रेरी रिलेशन होगा ना, है ना, जब तक आप वैल्यू नहीं रखोगे तो, और आपने तो फिक्स कर दिया 30 न्यूटन, है क्या, ठीक। कार्तिक L इक्वल टू 10D, ये L इक्वल टू 10D जो आ रहा है, ये कार्तिक क्या रिलेशन है आपका, या फिर आउटकम है जो 100 और वगैरह रख दिया था, इज द रिलेशन और आउटकम, ये रिलेशन निकला है या आउटकम निकला है, L इक्वल टू 10D, नहीं है सर, इसमें गड़बड़ कर लो यार, चलो 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 चलो, मतलब आप लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ कर दे। एक बात बताइए, आप जनरली स्टूडेंट ये कर रहे हैं क्या, प्लीज मुझे आंसर दो, आप ये कर रहे हैं क्या, यस और नो, प्लीज आंसर दो, आप ये कर रहे हैं, यस नो, यस ओके, ओके नहीं, ओके, ठीक, बहुत बढ़िया। आप आपके जेन्युइन आंसर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जिन्होंने यस लिखा है वो चीज गड़बड़ समझ रहे हो आप, जिन्होंने यस लिखा है वो आप लैंग्वेज गड़बड़ समझ रहे हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सेंस है ये उनका मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने का सेंस है साइमल्टेनियसली, मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनकी वैल्यूज सेम है, समझो, ये वैल्यूज सेम है ये नहीं, बात हो रही है कि साइमल्टेनियसली जब हम W लगा रहे हैं उस पर एक W इंटेंसिटी लगा रखी है, अच्छा मैंने यहाँ W लिख रखा था, बट ये W की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, W की वैल्यू L के टर्म्स में, सॉरी सिग्मा एंड टाउ के टर्म्स में निकाल के फिर L की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास ये W है, ठीक है, ये W एक पर्टिकुलर वैल्यू रखेगा, अब वही W कांस्टेंट रहने वाला है, यूडीएल है तो W कांस्टेंट रहने वाला है, ऐसा तो नहीं है ना, जब आप सिग्मा को कैलकुलेट कर रहे हो, समझो, जब इसमें आप बेंडिंग स्ट्रेस को देखो, दो चीजें हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्डिंग में समझाना चाहूंगा, जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से, इस W के कोरस्पोंडिंग एक मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगी या नहीं, पहले ये आंसर, इस W के कोरस्पोंडिंग पहला प्योर बेंडिंग का फर्स्ट पार्ट क्या समझते हैं हम, यूडीएल की वजह से एक मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां आ रही होगी, आपको पता है इसके सेंटर से हिसाब से आ रही होगी, क्यों आ रही होगी कि वहां एम मैक्स होता है, आपको इसका फिगर याद है ना, चलो मैं इसको समझाना शुरू कर दिया हूं अब, ठीक है, आप समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं रखा है क्या वो ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़े थे या नहीं, ठीक है, जिन्होंने हाँ था ये वाला तो आंसर ही गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ समझो, अगर इसका मैं यूवी सॉरी एसएफडी बना दूं तो एसएफडी कैसा बनेगा, ऐसा, इसका बीएमडी कैसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि दोनों चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, एसएफडी ये है बीएमडी ये है, क्रिटिकल क्या होगा एसएफ में, चलो पहले टाउ की बात ही कर देते हैं, जो पार्ट 2 है चैप्टर 4 का पार्ट 2, उसमें हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है WL/2, ये वैल्यू क्या आ रही है WL/2, है कि नहीं, ये टोटल क्या है WL, तो WL/2 इधर, WL/2 इधर, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ, टाउ मैक्स, है ना, टाउ मैक्स कहां प्रोड्यूस होगी, आंसर दो, टाउ मैक्स कहां प्रोड्यूस होगी, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, कहां प्रोड्यूस होगी टाउ मैक्स, जल्दी से आंसर दीजिए, टाउ मैक्स कहां प्रोड्यूस होगी, सी या फिर एक मिनट, टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स में सिग्मा मैक्स नहीं पूछ रहा है, टाउ मैक्स, भरत टाउ मैक्स पूछा मैंने, सिग्मा मैक्स नहीं, L इक्वल टू 100 L इक्वल टू 100 क्या, तो आप डायरेक्टली वैल्यू बता रहे हो किसकी,
ओके आप उसकी वैल्यू बता। मीनाक्षी आपने फाइनल आंसर निकाल लिया, फाइनल आंसर है ये L इक्वल टू 100 mm जब 10 mm बगैर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लगा, फाइनली एक आंसर आया। ठीक बताइए यहाँ पर L की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो हमने शियर फोर्स निकाला है इसके हिसाब से टाउ मैक्स कहाँ होगा इस बीम पे, टाउ मैक्स कहाँ होगा, प्लीज यार आंसर तो दो। ओके ऋतिक बहुत बढ़िया, ठीक है जल्दी से यार प्लीज, जिन्होंने अभी नहीं समझा है प्लीज वो आंसर देते रहो यार, ठीक है जिन्होंने समझ लिया वो भी आंसर दो। शियर फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ है, ए और बी पर, सो शियर स्ट्रेसेस कहाँ पर मैक्सिमम होंगी, ए और बी पर, इसका मतलब दोनों ही क्या है, क्रिटिकल है। शियर स्ट्रेस के सेंस में दोनों ही क्या है, क्रिटिकल है। उम्मीद है समझ में आ रहा है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस के सेंस में दोनों ही क्रिटिकल है, कौन से, ए और बी पॉइंट। तो मैंने अपनी मर्जी से ए पॉइंट ले लिया, या जो भी चीज ले रहे हो टाउ मैक्स लिखो, टाउ मैक्स फॉर द ए पॉइंट। सेक्शन कैसा दिख रहा है ए पर, या बी को ले लो तो बी पर सेक्शन कैसा दिख रहा है, ऐसा रेक्टेंगुलर है, प्रिज्मेटिक है, सारे में ऐसे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो टाउ मैक्स की वैल्यू होगी वो कहां पर आएगी, न्यूट्रल एक्सिस पर आएगी या नहीं, न्यूट्रल एक्सिस पर आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, p into ay बार अपॉन in into b, है ना। इसको आपने फॉर द रेक्टेंगुलर, अब बार-बार इसको सॉल्व नहीं करना, फॉर द रेक्टेंगुलर आपने जो सॉल्व किया था उसे निकालो। रेक्टेंगल के लिए टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, टाउ मैक्स की वैल्यू रेक्टेंगल के लिए होती है 3/2 टाउ एवरेज, सीधा ये लगाया करो 3/2 टाउ एवरेज। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर निकल के आया था, तो 3/2 टाउ एवरेज, टाउ एवरेज क्या होगा, इसका एरिया, तो p अपॉन एरिया, एरिया कितना है bd। ये p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू होगी यहाँ पर जो s max है, s max कितना है WL/2, सो WL/2 अपॉन में bd, ये w मेरा स्मॉल w है, याद रखिएगा ये इंटेंसिटी है, WL/2। सो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 3/4 WL अपॉन BD, ये हो गया। दिस इज द टाउ मैक्स, याद रखिएगा दिस इज द टाउ मैक्स, क्लियर, टाउ मैक्स। इस टाउ मैक्स को मैंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस टाउ मैक्स को मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है टाउ, क्लियर है। टाउ मैक्स की वैल्यू दी हुई है टाउ, क्रिटिकल अलाउएबल वैल्यूज, टाउ मैक्स की वैल्यू है टाउ, टाउ इक्वल टू 3/4 WL/BD, क्लियर है। यहां से ये चीज हो गई, ठीक है। यहाँ एक बात बताइए, आपको पता है BD, BD फिक्स है नहीं, अब मेरे टर्म को समझो क्या मैं बोल रहा हूँ, BD फिक्स है, यस और नो, BD इसका फिक्स है, यस BD फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, BD फिक्स है। साथ ही टाउ मैक्स फिक्स है, टाउ की वैल्यू फिक्स हो गई, मतलब इस पर्टिकुलर लोडिंग इंटेंसिटी के हिसाब से एक टाउ मैक्सिमम आ गया, टाउ मैक्सिमम फिक्स है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो ये WL है वो हमारी जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो सकती है, जो WL है इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्रिटिकल लेंथ, आपसे पूछा है क्रिटिकल लेंथ, वो क्रिटिकल लेंथ बतानी है। क्रिटिकल लेंथ का मतलब कितनी मैं लेंथ लूं, कितनी मैं लेंथ लूं। अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं तो हो सकता है मेरा W की वैल्यू चेंज हो, बट एक बार जो आपने W यहां लिख लिया, समझो एक बार जो आपने W यहां से निकाल लिया एक लेंथ के हिसाब से, WL क्या है, लोड है ना, तो जो W की वैल्यू आपने यहाँ पर एक लेंथ के हिसाब से निकाली वो कितनी आ गई, यहाँ से 3/4, यहाँ पर सॉरी W की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसे सॉल्व कर लो, W की वैल्यू कितनी आ गई 4BD into tau upon 3L, 4BD into tau upon 3L, that is the W, ठीक है, that is the W, ये यहाँ से समझ में आ रहा है, that is the W, 4BD into tau upon 3L, ठीक है। ये सेंस हुआ सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का, ये सेंस हुआ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, ये शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का सेंस हुआ इतना, ठीक है भाई। एक हमारे पास टाउ मैक्स प्रोड्यूस हुआ किसी W into L के प्रोडक्ट से, किसी W into L के प्रोडक्ट से आपने क्रिटिकल लेंथ निकालनी है, तो क्रिटिकल लेंथ आप अभी कैसे निकालोगे, लेंथ की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ हो गई 4BD, ठीक है, लेंथ होगी 4BD अपॉन 3W, आपको W नहीं पता है, W भी चेंज हो सकता है, BD कांस्टेंट है, W नहीं पता है, तो आपने पहले W निकाल लिया है ना, इस टर्म्स में आपको नहीं पता L कितनी है, बट यहाँ दूसरा रिलेशन भी दिया है, वो कौन सा है वो हम भूल गए थे अभी, वो कौन सा है M max वाला, है ना। तो इस चीज को भी तो याद रखना है, तब वो चीज यहाँ से रिलेट हो जाएगी, क्या कि हमने क्या दिया हुआ है कंडीशन, कि फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन, किस कंडीशन में, उस WL की कंडीशन में, उसी सेम WL की कंडीशन में, उस सेम WL की कंडीशन में क्या मुझे मिल के आ रहा है M max भी, जो सिग्मा मैक्स मिल रहा है मुझे,
उसका भी साथ में उसी टाइम पर, जिस टाइम पर हमारा डब्ल्यू मैक्स मिल रहा है, सॉरी टाउ मैक्स मिल रहा है, उसी में हमारा सिग्मा मैक्स भी मिल रहा है। वो सिग्मा मैक्स की वैल्यू जो है वो मान लीजिए ये आ रही है। सिग्मा मैक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स हो जाएगा एम मैक्स अपॉन में जेड, ठीक है, जेड एन जिसे बोल देते हैं। तो एम मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर आपको पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 सीधा लिख सकते हैं, चैप्टर 3 में हमने देखा था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इनटू में जेड एन क्या होगा, बी डी स्क्वायर बाई 6, तो बी डी स्क्वायर बाई 6 कर लिया। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3/4 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर, ठीक है, 3/4 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर, दैट इज द सिग्मा मैक्स। सो यहाँ सिग्मा मैक्स को मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिग्मा मैक्स है मेरा सिग्मा दिया हुआ, तो 3/4 WL स्क्वायर अपॉन में BD स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सिग्मा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं जो W की वैल्यू है वो पुट कर सकता हूँ इसमें, जो यहाँ से W की वैल्यू आ रही है सिग्मा और BD के सेंस में, और लेंथ तो हमने वो क्रिटिकल की मान के चले हैं, तो लेंथ है वो क्रिटिकल मान के चले हैं, तो क्रिटिकल लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस W की वैल्यू आप इनके टर्म्स में लिखो, तो सिग्मा जो है वो सेम क्रिटिकल लेंथ है, सेम W है ना, तो सिग्मा की वैल्यू क्या, सॉरी W की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से W हो गया सिग्मा इनटू BD स्क्वायर, सिग्मा इनटू BD स्क्वायर इनटू में 4/3, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या नीचे क्या हो गया, L क्रिटिकल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, L क्रिटिकल स्क्वायर। बात क्लियर है, आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सीधा हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है, अब इसको सीधा हमें सॉल्व करना है, जो हमने W की वैल्यू निकाली है, ठीक है, वो W की वैल्यू हमें सीधी सॉल्व कर लेनी है। W इक्वल टू W हम रख सकते हैं, सॉरी या तो W इक्वल टू W रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर W की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो आंसर आपका जो निकल के आ जाएगा दैट विल बी दी आंसर, जो L की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी सिग्मा y टाउ इनटू d, दैट विल बी सिग्मा y टाउ इनटू d। क्लियर है, जो L की वैल्यू निकल के आ रही है दैट विल बी सिग्मा y टाउ इनटू d। वेरी गुड मोनिका, बहुत बढ़िया, सिग्मा y टाउ इनटू d। यहां से अगर सिग्मा की वैल्यू आप लिख के चलेंगे कितना 150, टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 इनटू डी की वैल्यू दे रखी है 10 mm, सो आंसर विल बी दी 100 mm, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, ठीक। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी क्रिटिकल है, मैं मानता हूं, ठीक है, बट वो लैंग्वेज समझना भी जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी फंस सकता है, तो इसके लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है कि एम मैक्स और सिग्मा मैक्स साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, तो मेरा डब्ल्यू एल जो है वो मेरा एक तरह से फिक्स में मान के चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर डब्ल्यू के लिए एक पर्टिकुलर एल क्रिटिकल फिक्स है, ठीक है, तो मुझे उसी सेंस में इन चीज को निकाल के चलना था। क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्लीज आप असाइनमेंट करेंगे, दिस इज दी ऑल अबाउट दी चैप्टर 4, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 4। आपने असाइनमेंट करने, ठीक है, असाइनमेंट 16 से लेके 20 तक है, प्लीज इनको सॉल्व कीजिएगा, 16 17 18 19 20, ठीक है, इनको सभी असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा, आपका चैप्टर 4 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज असाइनमेंट से डाउट को पूछ लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने 16 17 के दे दिए हैं, 18 19 20 के भी रह गए, वो भी मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो प्लीज यहाँ तक इन चीजों को रिवाइज करो, अच्छे से समझो सब चीजों को। अब मैं चाहता हूँ कि जो टोर्जन वाली चीजें वो फिर कल से ही शुरू करें, ठीक है, क्योंकि अगर हमने आज शुरू किया तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उसे, ठीक है। तो टोर्जन फिर कल से शुरू करें, यस और नो, ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें फिगर्स भी बनाने होते हैं, आपको थिंकिंग विद थॉट भी देनी होती है, तो उसमें फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है, प्लीज असाइनमेंट कीजिए, अभी आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए होंगे, टाइम को यूटिलाइज असाइनमेंट में कर दो, ठीक। आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो।